हाय, एक छोटा सा जादू दिखाऊं। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये जो आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है, हाँ, जैसे तुम्हारे स्कूल की छुट्टी होती है ना, ऐसा साउंड आता है ना। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो साउंड है, ये मैं इस पर बजाऊंगा तो, बट तुम्हें साउंड आएगा नहीं, क्या ये पॉसिबल है? मतलब मैं इस पे मारूंगा पर तुम्हें साउंड नहीं आएगा, ये पॉसिबल है क्या? अरे मैं वीडियो को म्यूट नहीं करने वाला, बट ये बिल्कुल पॉसिबल है। और वो आज ये जादू हम इसी चैप्टर के दौरान देखने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है साउंड, है ना। तो सबसे पहले तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, लेकर आ गया हूं अगले चैप्टर का वन शॉट, है ना। वो एक लाइन के साथ आज शुरुआत करते हैं। लाइन कुछ इस प्रकार है कि हल्का हो या भारी, हल्का हो या भारी, प्रशांत भैया को तो हर एक बच्चे को साइंस है पढ़ानी, है ना। तो अपना तो काम है साइंस पढ़ाना, समझाना और कॉन्सेप्ट्स को फील दिलाना। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर के अंदर जितने भी तुम्हारे डाउट्स है ना, भैया एम्पलीट्यूड क्या होता है, भैया फ्रीक्वेंसी क्या होता है, भैया ये नई नई चीजें आ गई, भैया इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी दे रहे हमारे टीचर, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे, भैया वो सोनार सिस्टम वो क्या होता है, सारे डाउट आराम से समझाऊंगा। इतने सवाल कराऊंगा, इतने सवाल कराऊंगा कि तुमने सोची नहीं होगी। और उसके साथ साथ वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि तुम्हारे पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो सुन लो, स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ओहो, ये है अपना आखिरी चैप्टर। इससे पहले सारे चैप्टर की वन शॉट अपनी समाप्त हो चुकी है, जाकर देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th की साइंस, प्रशांत भैया ने करा दी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, तो जो सारे टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर हम सारे पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक ह्यूमन ईयर का, वो आपके सिलेबस में से हट चुका है पिछले 2 साल से पहले, तो वो जो टॉपिक है वो हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि वो सिलेबस से बेटा हट चुका है। बाकी सारे टॉपिक सोनार तक अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहते हो, कर दी जाए शुरुआत। एनर्जी कैसा है, जोश मीटर कैसा है। देखो अपनी क्लास में एनर्जी तुम्हें मालूम है, मारता हूं मैं अगर जिसके अंदर एनर्जी नहीं होती, तो एनर्जी बेटा एकदम हाई रखनी पड़ती है अपनी, थोड़ी क्लास में एनर्जी ऐसी रखते हैं अपन, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। साउंड, साउंड क्या है, आवाजें, साउंड, है ना। ये होता क्या है, हम बोलते हैं ना कि यार भैया उसकी आवाज बड़ी अच्छी है ना भैया, उसकी आवाज तो मेरी कानों में आती है ना, तो मैं तो खुश हो जाता हूं, है ना। और किसी की आवाज भैया तो बहुत बेकार आवाज है यार, सुनने में मजा नहीं आता, होता है ना साउंड। तो साउंड है क्या, पता है साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो हमने पढ़ी है, एनर्जी पढ़ी है ना हमने। एनर्जी अलग टाइप की होती है, हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये सब एनर्जी है। उसी प्रकार से ये जो मैं बोल रहा हूं ना, जो तुम सुन रहे हो, ये भी एक टाइप की एनर्जी है। तो साउंड क्या होता है बेसिकली बेटा, साउंड इज अ टाइप ऑफ व्हाट, एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग व्हेन इट रीचेस टू हियर। हमारे कानों में जाती है वो आवाज, साउंड एक एनर्जी है, कान में आएगा, जिसकी वजह से हम क्या है चीजों को सुन पाते हैं, है ना। तो साउंड क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। अब ये जो साउंड है ना, ये भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, ओए बताया था क्या, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था। बट यार भैया वो छोटी क्लासेस के अंदर तो हम मजे कर रहे थे यार, हैं छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ाई कौन कर रहा था, हम तो हमारे भैया बैठ के फ्री फायर खेल रहे थे भैया, हम तो दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे। मैंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, जैसे हीट एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर और साउंड एनर्जी के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अब सवाल ये आता है कि भैया साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। आज मैं बोल रहा हूं, मैं कैसे बोल पा रहा हूं, ये साउंड कैसे बन रहा है ना। भैया आप उस बोतल को ऐसे ऐसे मारे जा रहे थे, वो साउंड कैसे बन रहा था, ये बताओ आप तो हमें। मैं कहता हूं सुन, साउंड इज क्रिएटेड बाय व्हाट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जब चीजें वाइब्रेट करती हैं उससे साउंड आता है। भैया ये क्या है, ये तो समझ नहीं आ पाया। मैंने कहा सुन यार, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं वाइब्रेशन क्या होता है। हमने देखा है ना, फोन को अपन वाइब्रेट पे डाल देते हैं, वाइब्रेट मोड पे डाल दिया है ना। मम्मी से बोलते हैं मम्मी अब से ना मैं पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो अब से ना मैं फोन वोन साइलेंट कर देना मेरा, ठीक है ना। पढ़ाई तो तुम फिर भी नहीं करते हो, बट कोई बात नहीं। वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन इज अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, यानी एक ऐसी मूवमेंट जिसमें पार्टिकल पहले इधर चला, मैं उधर चला, इधर चला, मैं उधर चला, इधर चला, मैं उधर चला, ठीक है। यानी ये क्या है, एक तरह मैं ऐसे डांस वांस कर देता हूं ना, फिर बच्चे को क्लिप काट देते हैं, प्रशांत भैया डांस कर रहे थे क्लास के अंदर, समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट, समझ ले। वाइब्रेशन क्या है, मूवमेंट है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, पेंडुलम का एग्जांपल लो। मान लो ये पेंडुलम है, तुम्हारे लिए पेंडुलम लाया जाएगा, क्या कहते हो? अभी पेंडुलम नहीं है, अपने कैमरा को पेंडुलम बना दूं क्या, क्या कहते हो? बेटा देखो, अगर मेरा कैमरा खराब हुआ ना, तुम लोगों से आज पैसे वसूलूंगा मैं। मान लो ये मेरा कैमरा है, देख रहे हो
कितनी खतरनाक चीजें कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए यार, पर ठीक है चलता है। ये कैमरा है, ठीक है, इसको मैंने लटका दिया, अब ये इस पोजीशन पे, अब इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये वापस आएगा, है ना, ऐसे तो मूव करती है चीजें। यानी क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है, हल्का 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 मूवमेंट कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं वाइब्रेशन। यानी ये जो साउंड आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं वाइब्रेशन की वजह से आ रहा है। बट भैया अब भी क्लियर नहीं हुआ कि साउंड वाइब्रेशन से आ रहा है, मैं मान लेता हूं, बट साउंड हमारे पास तक कैसे पहुंचा? मैंने बोला तुम्हारे पास तक कैसे पहुंचा, वो साउंड तुम तक पहुंच कैसे पाया, सवाल तो मेरा ये है। तो उसका ना बड़ा एक सिंपल सा जवाब है कि देखो साउंड कैसे ट्रांसफर करता है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। मान लो तुम्हारी असेंबली में कुछ लोग हैं, चिंटू मिंटू सिंटू पिंटू, है ना, नेहा सुनैना सब हैं, ठीक है। इमेजिन करो तुम एकदम लाइन में खड़े हो, ठीक है। अब तुम पार्टी कर लो बेटा, ठीक है, तुम 5 के 5 पार्टी कर लो। अब तुमने क्या करा, उसको हल्का सा धक्का दिया। क्या करा तुमने, होता है ना वो बैक बेंचर क्या करते थे, बैक बेंचर जो होते हैं असेंबली में खड़े होके ऐसे पुश करते हैं, ऐसे पुश करा, है ना। तुम अपनी जगह से मूव नहीं करा, तुमने बस ऐसे पुश कर दिया उसको। तुमने जैसे इसको पुश करा, अरे इसने आगे पुश कर दिया, जिसने आगे पुश करा, फिर इसने आगे पुश करा, इसने आगे पुश करा। ऐसे क्या हुआ, जो पार्टिकल है ना वो ऐसे पुश करते गए, और क्या हुआ, साउंड भी ऐसे ही ट्रांसफर होता है। यानी यहां पर क्या है, हवा है, एयर के पार्टिकल हैं। मैं बोल रहा हूं, जैसे ही मैं बोल रहा हूं वो एनर्जी एक पार्टिकल पे जा रही है, पार्टिकल उसको आगे ट्रांसफर कर रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है, और वो साउंड तुम्हारे तक पहुंच पा रहा है। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर भी एक थ्योरेटिकली समझ लो हो क्या रहा है। देखना बेटा, व्हेन, और एक सवाल बेटा पूछा जाता है कि साउंड प्रोपोगेशन, यानी प्रोपोगेशन का मतलब होता है साउंड ट्रांसफर कैसे होता है, उसका फिनोमिना बताओ, वो होता कैसे है। तुम मेरी बात, तुम्हारे स्कूल के, हाँ भाई, चाहे तू ये अपने डीपीएस का है, चाहे तू और भी किसी स्कूल, बहुत सारे स्कूलों की बात कर रहा हूं, एक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तू कितने ही स्कूलों का है, हम ना पिछले 5-10 साल के पेपर एनालाइज करके बैठते हैं बेटा, लेक्चर बनाने से पहले, तो हमें पता होता है कि कौन सा टॉपिक कहां आने वाला है, समझो इस बात को। इसलिए बोल रहा हूं, ये जो है ना प्रोपोगेशन, साउंड प्रोपोगेशन में पूछा जाता है कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होता है, पहला स्टेप इसमें होता है व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब ऑब्जेक्ट क्या है, वाइब्रेट करता है, तो क्या करता है, एयर पार्टिकल को भी वो वाइब्रेट कराने पे मजबूर कर देता है। फिर क्या होता है, दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल एग्जॉर्ट्स फोर्स, यानी एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से एक मोशन हो जाता है, एक मूवमेंट हो जाता है, और दिस चेन रिएक्शन कंटिन्यूज थ्रू आउट द मीडियम, ट्रांसफरिंग द डिस्टर्बेंस अंटिल इट रीचेस टू आवर ईयर। यानी जब तक ये हमारे कान तक नहीं पहुंचती, जब तक ये आगे बढ़ती जाती, और कहां तक, हमारे कान तक पहुंच जाती है और हमें सुनाई दे जाती है, हम कहते हैं वाह भैया वाह, है वाह भैया वाह, क्या बात है, ठीक है। और याद रखना, ये जो डिस्टरबेंस होता है ना, कॉज्ड बाय वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, हो किसकी मदद से रहा है, मीडियम की मदद से। अगर यहां एयर नहीं होती तो क्या मैं बोल पाता, हाँ या ना में जवाब दो। भैया एयर नहीं होती तो आप बोल नहीं पाते क्या, मैंने कहा नहीं बोल पाता, यही तो साइंस है। और इसी को ही हम आगे अभी डीपली पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो भाई, चिंटू मिंटू सिंटू की कहानी खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ठीक है, ये तो समझ गए कि साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है, बट पता है तुम्हें, जो साउंड है ना वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। भैया वेव क्या है यार, आप एक नई नई टर्म्स ले आते हो, है ना, कुछ समझ हमें आता नहीं है ना। हम तो एक रात में, हमें तो भैया सिलेबस खत्म करना है, आप वो बताया करो, ये फालतू की टर्म मत लाया करो। अच्छा हाँ, बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 1 डे। मेरे पे एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसमें तुम एक दिन में अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। ट्रिक दिखाऊं, देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक को लाना है, जैसे कि मैं आपके सामने अभी नोटबुक लेकर आता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये अपनी एक नोटबुक है ना, इस नोटबुक को रखा, ऐसे अपनी आपको सारे के सारे क्या करना है, अपने सिलेबस को अपने हाथ में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्लैंकेट या फिर एक ऐसे मेरी तरह जैकेट को लेना है, और उस जैकेट को ऐसे इसके ऊपर पूरी तरीके से कवर कर देना है। तो बेटा ऐसे तुम 1 मिनट के अंदर अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। मजाक से हटके पढ़ाई करो, उससे ही होगा सिलेबस कवर, ठीक है। आ जाओ, देखो अब क्या है, आपका साउंड जो है वो वेव की फॉर्म में क्या है, ट्रैवल कर रहा होता है। तो अब भैया वेव क्या होती है, वेव देखना, वेव की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, क्या है, एक टाइप का डिस्टर्बेंस या फिर एक टाइप का ऑसिलेशन है, दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर accompanied by transfer of energy without permanent displacement of particle in the medium। इतनी भारी चीज, ये क्या है, देखो बेसिकली वेव क्या होती है, जो अभी मैंने तुम्हें प्रोसेस समझाया ना, वो वेव ही थी। यानी वेव क्या है, एक टाइप का डिस्टरबेंस है।
जिसमें एक पार्टिकल वाइब्रेट होता है, एनर्जी को दूसरे पे ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे पे करता है, तीसरा चौथे पे करता है। ऐसे एनर्जीज ट्रांसफर होती जाती हैं और वो जो पार्टिकल है ना वो अपनी प्लेस पे रहता है। मैंने क्या बताया, पार्टिकल इधर जाएगा उधर आएगा, इधर आएगा उधर, मूव नहीं करेगा, वो ऐसे चल के यहां नहीं आ जाएगा, वो बस अपनी वाइब्रेशन की मदद से एनर्जी को ट्रांसफर करता रहेगा। और वही आपकी क्या कहलाती है, वही आपकी वेव कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर सवाल आता है कि वेव जो होती है वो कितने टाइप की होती हैं। तो बेसिकली मीडियम के अकॉर्डिंग वेव टू टाइप की होती है। किसके अकॉर्डिंग बेटा, मीडियम के अकॉर्डिंग वेव टू टाइप्स की होती है, बेस्ड ऑन दी मीडियम। वो होती हैं आपकी मैकेनिकल वेव्स और वो होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमें इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल मैकेनिकल वेव्स पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़नी। बट इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। भैया ये क्या है, मैकेनिकल, मैकेनिकल तो वो होते हैं ना गाड़ी वाड़ी जो ठीक करते हैं मैकेनिक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये क्या है है ना, बहुत सारे बच्चे ये क्या है भैया। देखो मैं बताता हूं, सुन मेरी बात, ध्यान समझना, बड़ा सिंपल पार्ट है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। जैसे कि आज मैं बोल रहा हूं तो साउंड वेव को मीडियम की आवश्यकता है। अगर यहां पर मीडियम नहीं होता, एयर नहीं होती, तो क्या साउंड ट्रांसफर होता, नहीं हो पाता। मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हैं जिनको मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। भैया इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है लाइट। सूरज की जो किरणें आती हैं वो कहां से आती हैं, स्पेस से आती हैं। स्पेस में कोई इन्वायरमेंट है क्या, स्पेस में कोई मीडियम है क्या, नहीं है भाई, वहां तो वैक्यूम है ना। तो यानी जो लाइट आ रही है वो किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो बेस्ड ऑन मीडियम दो प्रकार की वेव होती हैं और उनका डिफरेंस बार बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लेना। डिफरेंस क्या है, मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, जबकि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो होती हैं जिनको मीडियम की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जांपल क्या है, साउंड वेव, इसका एग्जांपल क्या है आपका, बोलो लाइट, है ना। ये जो है आपकी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, ये आपकी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। अब शुरू में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं बॉटल को मारूं तो तुम्हें नहीं सुनाई देगा, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इमेजिन करो, इमेजिन करेंगे, है ना, अपनी यादों में जाएंगे और इमेजिन करेंगे तुम और मैं चांद पे चले, तुम और मैं चांद पे अगर गए, है ना, इमेजिन करो चांद पे अपन दोनों हैं, है ना, और अपन ने वो सूट वूट पहना हुआ है और मुझे तुमसे बात करनी है ना, या फिर मैं हाथ में बोतल ले रखी है, उस बोतल को मैं बजाए जा रहा हूं, क्या तुम्हें आवाज आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मून पे कोई क्या है, मीडियम नहीं है, वहां पर वैक्यूम है। अब जहां पर भैया वैक्यूम है, ये तो हमें मालूम है, वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। तो वो जो एस्ट्रोनॉट है ना, वो आपस में कैसे बात करते हैं, सोचो क्या है उनका मीडियम। अब ना बहुत सारे अलग अलग उनपे डिवाइसेस आ गए हैं, है ना, उनके एक सूट के अंदर ही डिवाइस होता है जिससे कि वो बोलते हैं और सामने वाले को सुनाई दे जाता है। तो उनके सूट के अंदर ही डिवाइसेस होते हैं, है ना। वो वैक्यूम में अगर वो ऐसे नॉर्मली बोलेंगे ना तो आवाज नहीं जाने वाली, समझो इस बात को, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये दो तीन डिफरेंस, बस डिटेल में तुम बड़ी क्लासेस के अंदर इसको पढ़ रहे होते हो। अब अगली वेव आ जाती है, बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी जो आपके जो पार्टिकल है ना वो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके मोशन के हिसाब से वेव्स को वापस से दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। क्या है दो टाइप, पहला है आपका ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इनका डिफरेंस तो 101% पूछा जाता है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या है, ये होती क्या है भैया, यही समझ नहीं आया, ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल हमें याद नहीं रहता। मैंने कहा तुझे याद करा दूंगा, तुझे याद करा दूंगा, तो भरोसा रख, तो विश्वास रख, तेरे प्रशांत भैया है ना यार, इतना डरना नहीं होता अपन को, साइंस एकदम चिल है। क्या है बेटा, चिल है ना, तो बस आराम से एंजॉय कर, मैं पढ़ा दूंगा। देख ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या फर्क है, एक इमेजिन करें, कुछ एग्जांपल लें। एग्जांपल किसका लिया जाए, रुको, कहीं से एक रबड़ मैं चुरा कर लाया हूं तुम्हारे लिए, है ना। अब ये मत पूछना किसका है ये, है ना, बट हाँ जैसे लड़कियां लगाती हैं ये वो है। तो अब इमेजिन करना, देखो मैंने जब इसको स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करा, ठीक है। अब मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको क्या करा, स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करा, मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको स्ट्रेच करा, मैंने छोड़ दिया। अब क्या इसके बीच में भी एक वेव बनी, बिल्कुल बनी। नहीं आया समझ में, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एक स्प्रिंग भी ले आता हूं यार तुम्हारे लिए, एक छोटी सी स्प्रिंग है, आई होप ये दिख जाए, आई होप ये दिख जाए। देखो ये स्प्रिंग आप देख पा रहे हो, ये स्प्रिंग आप देख पा रहे हो। अब देखो इस स्प्रिंग को अगर मैं प्रेस करूंगा, मुझे नहीं पता तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, स्प्रिंग को अगर मैं प्रेस करूंगा, अच्छा छोटा है, ज्यादा ही छोटा हो गया, कोई बात नहीं। इस स्प्रिंग को अगर मैं प्रेस करता हूं, ये वापस से खुल जाती है, प्रेस करता हूं वापस से खुल जाती है, हाँ या ना। क्या ये भी एक टाइप की वेव है, बिल्कुल एक टाइप की वेव है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की वेव होती है। एक और टाइप की वेव होती है, उसको मैं करके दिखा देता हूं।
ऐसे डांस करते थे डांसर, डांसर नहीं करते, ये भी क्या है, ये भी एक टाइप की वेव हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द मोशन हमने वेव को दो पार्ट में डिवाइड करा है, कौन कौन से, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। एक मिनट पानी पी लेता हूं। हाँ तो देखो क्या बता रहा था मैं तुम्हें, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, ये पता है कौन सी होती है, जैसे कि मेरा स्प्रिंग था, स्प्रिंग में क्या हुआ बेटा, स्प्रिंग के अंदर जो पार्टिकल थे ना वो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ। यानी इमेजिन करो, इमेजिन करो वो जो मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल भी दिया था किसका, वो एक लाइन के अंदर बच्चे खड़े हुए हैं, तुम असेंबली लाइन के चिंटू मिंटू सिंटू खड़े हुए हो, अब तुमने एक को धक्का दिया, दूसरे को दिया, तीसरे, तो जो वाइब्रेशन हो रहा है ना वो भी मोशन के डायरेक्शन में हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि ये चिंटू मिंटू सिंटू विंटू इन्होंने इधर वाइब्रेट करा, इधर वाइब्रेट करा, इधर वाइब्रेट करा, तो मोशन जो हुआ ना वेव का वो भी सेम डायरेक्शन में हुआ है ना। तो यानी जब वाइब्रेशन और मोशन आपस में स्ट्रेट हैं, सेम हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी ये गया, 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 ऐसे दोनों एक डायरेक्शन में। अब बात करते हैं किसकी, आपकी ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, मान लो आपका जो पार्टिकल है ना वो वाइब्रेट पता है कैसे करता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है, कैसे कर रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और जो आपकी वेव है वो कहां जा रही है, वो आपके आगे जा रही है, ये आपकी वेव जा रही है, ये आपका पार्टिकल ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, है ना, समझे, वेव आगे जा रही है, बट पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको हम बोल देंगे ट्रांसवर्स। यानी ट्रांसवर्स क्या होता है, जहां पर पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर मूव करता है एज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, जबकि यहां पर सेम डायरेक्शन है, एकदम सीधे सीधे। यहां पर क्या है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, वेव ऐसे जा रही है, समझ गए। अब भैया याद कैसे करेंगे, ये कभी याद ही नहीं हो पाया। मैंने कहा तुझे ट्रिक बता देता हूं, तेरे पीटी सर तुझे याद है, पीटी सर जो तेरे स्कूल में होते हैं, तो तुझे बस ट्रिक याद करनी है कि पीटी सर ने तुमसे ये बोला, क्या बोला पीटी सर ने, कि तुम क्लास में सो रहे थे, पीटी सर ने तुमसे बोला ओए स्लीप लेटर, स्लीप लेटर यानी बाद में सोना बेटा, स्लीप लेटर, है ना। क्या तुम्हें समझ में आया, पीटी सर ने बोला हमसे, पीटी सर ने बोला कि स्लीप लेटर, है ना। अब पीटी यानी पीटी सर क्या करवाते हैं, है ना, पीटी सर एक्सरसाइज कराते हैं। अब बेटा ध्यान से देखना, पी यानी क्या है, पी यानी है परपेंडिकुलर और टी यानी है ट्रांसवर्स। यानी ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें मोशन जो है पार्टिकल का वो परपेंडिकुलर होता है, जबकि स्लीप लेटर यानी एस क्या है, एस है स्ट्रेट और एल है लॉन्गिट्यूडनल। यानी लॉन्गिट्यूडनल कहां पर होंगी वेव, जहां पर पार्टिकल एकदम स्ट्रेट होगा, यानी सेम डायरेक्शन में होगा। हाँ या ना, हाँ या ना। पीटी सर ने बोला मुझसे स्लीप लेटर, परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स वेव और स्ट्रेट यानी लॉन्गिट्यूडनल। क्या ये बात हमें समझ में आ गई, याद रखेंगे लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, डायरेक्शन सेम रहती है, और ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर होती है पार्टिकल की डायरेक्शन। एग्जांपल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है साउंड, या फिर अभी मैंने आपको स्प्रिंग दिखाई ना, स्प्रिंग वो भी लॉन्गिट्यूडनल। साउंड जो है आपका, जो साउंड प्रोपोगेट होता है ना, वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की ही फॉर्म में प्रोपोगेट होता है। जबकि ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसका क्या एग्जांपल है यानी कभी कोई एक रस्सी को लेना और उस रस्सी को ऐसे करने की कोशिश करना, तो उस रस्सी में जो वेव बनेगी ना, पार्टिकल तो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, बट वेव की डायरेक्शन क्या होगी आगे। जैसे एग्जांपल करो, ये देखो, इसमें पार्टिकल कहां ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बट वेव कहां जा रही है, वेव आगे की तरफ जा रही है, तो वो मेरी कहलाएगी ट्रांसवर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इनके डिफरेंस समझो। देखो ये जो होता है ना ट्रांसवर्स आपकी जो वेव होती है, इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक होता है आपका क्रेस्ट और एक होता है आपका ट्रफ। ये क्या होते हैं, देखो वेव कैसे मूवमेंट करती है, वेव कुछ इस प्रकार से मूवमेंट करती है, हाँ या ना बोल, हाँ भैया ऐसी करती है, हमने देखा, अभी आपने करके दिखाया, तुम्हारे लिए एक तो मैं नाच देता हूं, है ना, फिर तुम कहते हो भैया समझ नहीं आया ठीक है, तो ऊपर नीचे होता है, तो ये जो टॉप वाला पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, तो जो टॉपेस्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। जबकि जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है ना, उनके अंदर क्रस्ट ट्रफ कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल का अपर नीचे मोशन ही नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ी ना जा रहे हैं पार्टिकल। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर। देखो जब भी हम चिंटू मिंटू सिंटू का एग्जांपल लेते हैं, एक ने एक को धक्का दिया तो उस समय पर प्रेशर हाई हुआ, ठीक है, फिर चिंटू ने मिंटू को धक्का दिया, प्रेशर हाई हुआ, अब वो वापस से इधर आ गया, तो
तो प्रेशर वापस से कम हो गया। यानी यहां पर दो एरिया होते हैं, एक होता है हाई प्रेशर एरिया, एक होता है लो प्रेशर एरिया। और जो हाई प्रेशर एरिया होता है उसको बोलते हैं हम क्या, कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, जहां पर हाई क्या है, प्रेशर है। जबकि जो लो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। यानी इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि कुछ एरियाज तो होते हैं ऐसे बिल्कुल कंप्रेस्ड, जबकि कुछ एरिया होते हैं जो कि आपके रेयर फ्रैक्शन है, जिनके बीच में क्या होता है, प्रेशर कम होता है। क्या ये बात हमें समझ में आ गई, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन समझ में आ गया। यहां पर क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। उसके अलावा क्या है, याद रखना, ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, इसका एग्जांपल क्या है, लाइट। और लाइट जो होती है ना, उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स भी होती हैं जिनको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसका एग्जांपल क्या है, साउंड। हाँ बहुत बढ़िया, तो इनको क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये कुछ आपके डिफरेंसेस थे, 3-4 डिफरेंसेस याद कर लेना, काम आपका बन जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सारा का सारा। जैसे आप देख सकते हो, ये आपकी ट्रांसवर्स वेव है ना। याद करने का तरीका क्या है, पीटी सर ने बोला स्लीप लेटर, पीटी पीटी परपेंडिकुलर यानी ट्रांसवर्स, और क्या लॉन्गिट्यूडनल यानी स्ट्रेट। ठीक है, और ये है आपकी क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें आप देख सकते हो कि स्प्रिंग है, यहां पर कंप्रेशन है, कहीं पर कंप्रेशन है, वापस से क्या हो रहा है आपका, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक डायग्राम और देखो। जैसे कि देख सकते हो आप, जब भी एक स्पीकर एक साउंड को बाहर निकालता है, आपके घर में स्पीकर है ना, तो देखो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं। कभी पार्टिकल जो है वो प्रेशर हाई हो जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, कंप्रेशन। फिर प्रेशर कम हो जा रहा है, डेंसिटी कम हो जा रही है, तो तब क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। ऐसे आपके साउंड के पार्टिकल ट्रेवल कर रहे होते हैं। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब भैया साउंड जो है वो एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सवाल पूछा जाता है क्यों, व्हाई इज साउंड कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। है प्रशांत भैया ने तो इतना ही बताया था कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, आए स्कैम हो गया हमारे साथ, हमको ये तो बताया नहीं व्हाई साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अरे भाई सिंपल सी बात है, बिकॉज पार्टिकल ऑफ साउंड वाइब्रेट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोशन। वो सेम डायरेक्शन में मोशन में जाते हैं, इस वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है। उसमें कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है। बस इतनी सी चीज तुम्हें लिख के आनी थी और उसमें तुम घबरा जाते हो। तो ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, डरा मत करो, है ना, बुलंद बनो, एकदम डरना नहीं है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो क्लास में नहीं होता एक दोस्त सिग्मा, है ना, तुम मत करना क्लास में। उसने क्या करा, एक बार क्लास में मैम ने उससे बोला, इधर आओ, उसका नाम नहीं बताऊंगा, रोहित उसको उसको बुलाया और बोला, रोहित तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए हैं। तो रोहित ने पता है क्या जवाब दिया, रोहित ने बाल में हाथ डाल के बोला, मैम अच्छे लग रहे हैं ना, थैंक यू। तो वो अलग लेवल का था, वो अलग बात है। फिर उसके बाद मैम ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया, बट ठीक है ना। तो देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस करी जाती है। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, आपकी लैब्स में भी होता है, ऐसे लोहे टाइप का होता है। तो जब हम इसको ऐसे कंप्रेस करते हैं, इसमें ऐसे मारते हैं तो साउंड आता है। अब साउंड कैसे आएगा, इसके पार्टिकल हिलने लगेंगे, है ना, ट्यूनिंग फॉर्क के पार्टिकल क्या होंगे, हिलने लगेंगे। अब जब इसके पार्टिकल हिलने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, तो बेटा क्या होगा, जब इसके पार्टिकल ऐसे आगे की तरफ जाएंगे तो जो एयर के पार्टिकल है उनको वो कंप्रेस कर देंगे। देख सकते हो यहां पर क्या हुआ, कंप्रेशन। जब इसके पार्टिकल ऐसे आगे गए तो इसने एयर को कंप्रेस कर दिया, ठीक है। और जब इसके पार्टिकल अंदर की तरफ आए तो इसने एयर को क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। तो क्या हुआ, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। उसकी मदद से क्या होता है, साउंड जो है ट्रैवल करता जाता है। तो ये एक क्या है, एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है ट्यूनिंग फॉर्क का। तो ये डायग्राम जरूर एक बार पढ़ लेना, बड़ा सिंपल सा है, बट इसको याद भी कर लेना। ट्यूनिंग फॉर्क का कभी डायग्राम पूछ लिया जाए, ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब एक एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, एक एक लाइन नहीं छोड़ेंगे अपन एनसीईआरटी की। एक्टिविटी बोलती है कि साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, प्रूव करके बताओ। तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें बोलना है कि हमने क्या लिया, एक ट्यूब ली, उसके अंदर हमने क्या करा, एक अलार्म क्लॉक डाल दी, क्या कर दी, एक बेल लगा दी। क्या लगा दी बेटा, एक बेल लगा दी, ठीक है। अब उस जार के अंदर में से क्या करा, मैंने सारी एयर को खींच लिया। यानी अब वो जार जो है ना, वो वैक्यूम बन चुका है, उसके अंदर हवा ही नहीं है। जब किसी चीज में बेटा हवा नहीं होती तो क्या होता है ना, जब किसी चीज में हवा नहीं होती तो खाली हो जाती है, यानी कोई मीडियम नहीं है। और जब तुमने इस बेल को चलाया तो पता क्या हुआ, साउंड या तो आई नहीं, और आई तो बहुत थोड़ी सी साउंड आई। क्यों, क्योंकि
अब इसके अंदर क्या है, मीडियम नहीं है, और जब भी साउंड को मीडियम नहीं मिलता तो साउंड बोलता है भैया जी मुझे माफ करो भैया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे भैया, बिना मीडियम के तो हम क्या ही कर लेंगे जीवन में। तो बेचारा साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता बिना मीडियम के। ये एक्टिविटी भी क्या है आपको याद रखनी है ना, ये आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक बेल वाली एक्टिविटी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, सवाल देखते हैं। मन में एक सवाल आया, मन में लड्डू फूटा, Why are sound waves called mechanical waves? Because sound waves need medium to travel. Without medium, it cannot travel. बहुत बढ़िया बेटा, है ना। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम अगले पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आएंगे यहां से, कान दिमाग सब कुछ खोलना। दिमाग नहीं खुला तो शायरी याद कर लेना, कौन सी, जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है बेटा उसको दिमाग कहते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हमें किसके, वेव के, है ना। सिर्फ साउंड वेव की बात नहीं कर रहा हूं, और भी जो तुम्हारी वेव है ना, साउंड वेव तो क्या है, एक प्रकार की, अरे बोल दो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैं ट्रांसफर वेव की भी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अपन कैसे लिखते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये एक सिंबल होता है। ठीक है, वी नहीं होता बेटा, बच्चों को लगता है वी है, ये वी नहीं है, ये वी को थोड़ा सा घुमा देते हैं, है ना, ये इसको हम न्यू बोलते हैं वैसे, बट हाँ ये फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, एक सिंबल होता है। हम ऐसे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी किताबों में छोटा एफ ऐसे भी लिख देते हैं, है ना, छोटे एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है ये बताओ। पूरे कॉन्सेप्ट को ना अपन सिर्फ एक एग्जांपल से समझेंगे, पेंडुलम के एग्जांपल से। पेंडुलम देखा है, पेंडुलम क्या होता है, घड़ी के नीचे जो लगा होता है, जो कि ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। हाँ, तो उस एग्जांपल से लो, मान लो पेंडुलम है, ठीक है, यहां पर है। अब मैं इसको, पेंडुलम कैसे मूव करेगा, ये इसकी मेन पोजीशन है, यहां पर रुका हुआ है, ये मूव करेगा यहां तक जाएगा, हाँ या ना, देखते चलो। अब ये क्या करेगा, यहां तक जाएगा, फिर वापस से अपनी मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। यानी इसने मूवमेंट क्या करा, यहां से यहां तक, वापस देखो, यहां से यहां तक। ऐसा लग रहा है तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा हूं मैं, बट ठीक है, पिक्चरों में नहीं दिखाते, इसे ध्यान से देखो बेटा, इससे तुम होगे हिप्नोटाइज, इससे तुम्हारे आएंगे 95%। तो यहां से लेकर यहां से और यहां तक, ये जो पूरा मोशन है ना, इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, यानी एक साइकिल अपनी कंप्लीट हो गई। वन ऑसिलेशन समझ गए। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करा, यानी ये एक ऑसिलेशन है। ऐसे कितने ऑसिलेशन आपके पेंडुलम कर देगा एक सेकंड के अंदर। मान लो आपका पेंडुलम बहुत तेज है, वो करा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो मान लो 50 ऑसिलेशन कर देता है, तो हम ये बोलेंगे एक सेकंड के अंदर उसने 50 ऑसिलेशन करे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई कितनी, 50 हर्ट्ज। HZ, हर्ट्ज क्या होता है, ये इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा, याद रखना, है ना। हर्ट्ज क्या होता है, ऐसा यूनिट है, ये हार्ट नहीं है, दर्द नहीं हुआ है बेटा, ये हर्ट्ज है। ठीक है, ये क्या है, हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, अब ध्यान से डेफिनेशन याद करना। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन बोल रही है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है, इधर गया वापिस आया। अगर मैं इसे साउंड के एग्जांपल में बोलूं तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा। ये एक पूरा का पूरा क्या है, ऑसिलेशन है। वेव कैसे ट्रांसफर करती है, पहले कंप्रेशन होता है, फिर रेयर फ्रैक्शन होता है, फिर वापस से कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है। तो एक ऑसिलेशन क्या हुआ, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ये एक आपका ऑसिलेशन होता है। ठीक है, अब ये समझ गए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब तुमने एक टर्म सुनी होगी, पिच। पिच क्या होती है भैया, साउंड पिच का मतलब क्या होता है, तो याद रखना पिच क्या होता है, हाउ ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी। बोलते हैं ना, इसकी जो आवाज है ना, ये हाई पिच है, इसकी आवाज लो पिच है। जैसे तुम्हारी मम्मी जब सुबह तुम्हें डांटती हैं, जब तुम नींदों में हो, तुम ख्वाबों में हो, तुम सो रहे हो, तुम कह रहे हो आज स्कूल कैसे नहीं जाऊं, मैं कुछ बहाना सोच लेता हूं, तभी तुम्हारी मम्मी आती हैं, ओए उठ जा। तो उनकी जो क्या है, उनके जो गले के जो आती है ना आवाज, उसकी जो क्या है, पिच जो है वो बहुत हाई होती है। और ऐसा बोला भी जाता है जो फीमेल होती है उनकी पिच हाई होती है, जबकि जो आपके पापा डांटते हैं तो उनकी आवाज थोड़ी भारी होती है, वो बोलते हैं ओए मोहित क्यों नहीं करा तूने, ऐसे बोलते हैं। तो यानी उनकी जो पिच है वो लो है। तो हाई पिच और लो पिच का कैसे पता चलेगा, तो हाई पिच का ये मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। हाई पिच का क्या मतलब है, हायर दी फ्रीक्वेंसी हायर दी पिच, और लोअर दी फ्रीक्वेंसी लोअर दी पिच। ह्यूमंस के अंदर फीमेल की थोड़ी सी पिच हाई होती है, क्यों, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है गले की, जबकि मेल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इस वजह से उनकी पिच लो होती है। ठीक है, और हाई पिच को हम ये भी बोलते हैं कि वॉइस के अंदर श्रिलनेस है, बोलते हैं ना वॉइस थोड़ी सी चुभ रही है, श्रिल वॉइस है
है ना, तो वो होता है आपका हाई पिच साउंड। ठीक है, एग्जांपल क्या है, वायलिन, वायलिन बजाते हैं ना तो उसकी पिच बहुत हाई होती है तो कानों में चुभते भी है वायलिन, है ना। मैं किसी आर्टिस्ट को मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मुझे नहीं आता वायलिन बजाना, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला, फ्रीक्वेंसी समझ आ गया है, फ्रीक्वेंसी भैया हमें एकदम क्लियर हो गया है, हाँ कि ना, बिल्कुल हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, अगला है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी समझ आया ना, तो टाइम पीरियड भी बड़ा सिंपल है। टाइम पीरियड ये बोलता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो समय लग रहा है ना, जो समय लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, टाइम पीरियड। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े वाले टी से, याद रखना बड़ा वाला टी, छोटा वाला टी नहीं, बड़ा वाला टी। ठीक है, तो क्या है आपका टाइम पीरियड की एक ऑसिलेशन, यानी यहां से यहां तक, ये जो है ओवरऑल, इसको हम बोलेंगे क्या है आपका टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कितना समय वो लग रहा है। और अगर हम यहां साउंड की बात करें तो क्या है, एक ऑसिलेशन क्या है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन है। तो ये एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लग रहा है, वो अपना क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। अब एक फॉर्मूला याद रखना कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f। ये 1/f क्या है, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, अरे बोल दो यार, 1 फ्रीक्वेंसी। क्या है, 1 आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है भैया, ये क्या तरीका है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया। देखो बेटा ध्यान से समझना, अगर इमेजिन करो दो लड़के हैं, ठीक है, मान लो मैं रेस में भाग रहा हूं, है ना, और मेरी जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो मुझे रेस कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा, हाँ या ना बोल यार, बिल्कुल लगेगा। सिमिलरली जिस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो जल्दी जल्दी भाग रहा है, जो जल्दी जल्दी भाग रहा है, उसको टाइम कम लगेगा या नहीं लगेगा, हाँ ना यार बोलना। अगर मैं रेस भाग रहा हूं, मेरी स्पीड ज्यादा है, तो मुझे टाइम कम लगेगा। सिमिलरली जिस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, उसको टाइम जो है, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और यहीं पर ही तुम्हारे पेपर के अंदर एक बार सवाल पूछा गया था, दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी दूसरे से ज्यादा है, तो ये बताओ टाइम पीरियड किसका कम होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका टाइम पीरियड उतना कम। क्या है फॉर्मूला समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए, है ना, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है सेकंड्स। क्या होता है बेटा, सेकंड्स, क्योंकि टाइम जो है वो तो हमेशा सेकंड के अंदर ही काउंट करते हैं। एक सवाल देख लेते हैं, अ ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकाल दो बेटा फटाफट से, कैसे निकालोगे, आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/500। ठीक है, तो अब इसको फटाफट से एक बार सॉल्व करो, तुम्हारी मैथ आई होप मुझसे तो अच्छी है ना। यही आंसर आ रहा है क्या, 0.002, बताओ जरा, यही आ रहा है क्या, हाँ यही आ रहा होगा, 0.002 सेकेंड्स, ये है हमारा क्या आंसर, है ना। डिवाइड कर लिया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे नॉर्मल लल्लू लल्लू से सवाल आते हैं और तुम कहते हो भैया समझ नहीं आया, है ना। बताओ डन है यहां तक सब। चलिए अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो कि है एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड क्या होता है देखना बेटा, अब उसी एग्जांपल पे आते हैं पेंडुलम के में, ठीक है, वापस से हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार हो जाओ। देखो एम्पलीट्यूड क्या है, ये मेरा पेंडुलम था, ये यहां जा रहा था, है ना, इस हाइट पे जा रहा था ऊपर। इमेजिन करो अगर ये और ऊपर जाता, है ना, और ऊपर जाता, तो ये जो हाइट है ना, जितनी हाइट पे वो जा रहा है, वही उसका एम्पलीट्यूड है कि मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितना जा रहा है। पहले वो इतना जा रहा था, अब इधर भेज दिया, अब इधर भेज दिया, तो ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका हुआ, जितना वो ज्यादा दूर गया। तो एम्पलीट्यूड कहलाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन, अभी आपको पता है ना मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जितना दूर पार्टिकल जाएगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कहलाएगा आपका एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। जैसे कि दो वेव हैं, मान लो एक तो अपनी वेव ऐसी है, ठीक है, एक वेव ऐसी है मान लो, और दूसरी वेव थोड़ी ऐसी ऊंची सी है, थोड़ी ऐसी ऊंची है, तो कौन सी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका, नीचे वाले का, क्योंकि इसकी जो हाइट है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा है। चलिए अब बढ़ते हैं, क्या ये एम्पलीट्यूड बताता क्या है, तो ये एम्पलीट्यूड बताता है लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस क्या होता है, हाय एवरीवन मेरा नाम है प्रशांत, हाय एवरीवन मेरा नाम है प्रशांत, तो मैंने एक में बहुत जोर से बोला, एक में धीरे बोला, तो जब मैं लाउड बोलता हूं ना, तो एम्पलीट्यूड मुझे बढ़ाना पड़ता है, तो जब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा मैं लाउड बोल पाऊंगा, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा मैं धीरे बोल पाऊंगा, यानी सॉफ्ट बोल पाऊंगा। ठीक है, ये समझ आ गया, एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब अगला आ जाता है अपना पॉइंट वेवलेंथ का। अब ये वेवलेंथ क्या नई बला है भैया, खत्म ही नहीं हो पा रहा है, ये क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं। देखो वेवलेंथ क्या होता है,
पहले डेफिनेशन पढ़े फिर समझाओ। देखो, वेवलेंथ ये कहती है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इन दी साउंड वेव। कछु समझ नहीं आया, कछु समझ नहीं आया भैया, है ना, कछु समझ। कभी कभार खुद से भी एक दो चीजें समझने की कोशिश किया करो, है ना। मतलब मेरे को समझ नहीं आता, एक दो बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं तुम्हें। एक दो बच्चे करते हैं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, मान लो मैंने छोटी सी गलती कर दी, है ना, पॉइंट में आंसर थोड़ा सा गलत निकाल दिया, कैलकुलेशन में गलती कर दी, तो अरे भैया भैया क्या कर दिया, अरे भैया अरे गलत है यार, गलत है यार, नहीं नहीं नहीं, अरे भैया एकदम गलत यार, ये क्या कर रहे हो यार भैया, यार ये तो बहुत बहुत गलत कर दिया तुमने, तो पाप ही कर दिया यार, गलत गलत बता रहे हो यार तुम यार, हमें कैलकुलेशन मिस्टेक है। और तभी मैं एक क्वेश्चन दे दूं या फिर कुछ बोल दूं कि इसको खुद से समझना है? ये क्या होता है भैया, खुद से कौन समझता है? हम दिमाग, दिमाग क्या होता है भैया? दिमाग तो कुछ नहीं होता, हम में तो है ही नहीं, है ना। तो भाई ये सब करना बंद कर दो, ठीक है। जब कुछ लाइन खुद से भी समझने की कोशिश किया करो, है ना। गलतियां तो तुम बहुत निकालते हो। आ जाओ, अब नहीं समझ पा रहे मैं समझा देता हूं। वेवलेंथ क्या होता है? देखो बेसिकली आपकी वेव, मैंने बताया ना, ये पॉइंट होता है क्रस्ट और ये होता है ट्रफ, ठीक है। अब देखो, कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट या फिर कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिफरेंस है ना, उनको अपन बोलते हैं क्या? आपकी वेवलेंथ। यानी ये क्रस्ट का पॉइंट है और ये दूसरे क्रस्ट का पॉइंट है ना, इनके जो बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये मेरा कहलाता है वेवलेंथ। या फिर कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ, यानी एक ट्रफ ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये मेरा कहलाएगा क्या? ये मेरा कहलाएगा आपका वेवलेंथ। अच्छा, ये तो हो गया हमारी कौन सी वेव। अरे ऐसी कौन सी वेव जाती हैं, बोल दो भाई। अप डाउन, अप डाउन। पीटी सर, पीटी सर बोलो। परपेंडिकुलर कौन सी जाती है? ट्रांसवर्स वेव। तो ये तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। अब अगर मैं बात करूं किसका, अपनी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे ट्रांसफर करती हैं? कंप्रेशन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, 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 यहां पर कंप्रेशन हो गया वापस से, है ना, फिर आ गया रेयर फ्रैक्शन, है ना, ऐसे ट्रांसफर करती हैं। अब इस कंप्रेशन से इस कंप्रेशन तक ये जो डिस्टेंस कहलाएगा ना, ये मेरा डिस्टेंस होगा क्या? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को ऐसे लैम्डा इस सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर टू कॉन्सिक्यूटिव क्या? रेयर फ्रैक्शन। ये तो टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन हो गए, यहां से आपका रेयर फ्रैक्शन क्या है? स्टार्ट हो रहा है। तो या तो आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ले लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी डिस्टेंस चल जाएगा। यानी टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन या तो टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मेरा कहलाता है क्या? वेवलेंथ। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है वेवलेंथ। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, क्योंकि हम डिस्टेंस को तो मीटर से काउंट करते हैं, सबको मालूम है। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या ये सिस्टम पूरा का पूरा समझ आ चुका है? अब यहां पर ना बहुत बार ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ना आपको एक वेव दे देंगे, ऐसे आपको एक वेव दे देंगे और बोलेगा कि एक ये वेव है, ठीक है, तो इसका यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो 2 मीटर है। और एक वेव और आपको दे देंगे, है ना, इसको भी थोड़ा बना लेते हैं, है ना, जल्दीबाजी में, चलो। और इसका जो यहां से लेकर का यहां का डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। तो आपको ये बताना है किसकी वेवलेंथ ज्यादा, है ना। वो ये नहीं बताएंगे वेवलेंथ क्या होता है, वो ये दो डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे वेवलेंथ किसकी ज्यादा है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस है वही मेरा वेवलेंथ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो वेवलेंथ है वो अपना क्या होगा? ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल यहां पर आपके पूछ रहे होते हैं। अब बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, जो कि आपका क्या? स्पीड। तो मुझे रफ्तार निकालनी है भैया, कि रफ्तार क्या है मेरे साउंड की। तो देखो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो हम पढ़ चुके हैं भैया, स्पीड होता है मेरा क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब यहां पर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? वेव के अंदर डिस्टेंस होती है वेवलेंथ, हाँ या ना बोल। और टाइम क्या होता है? टाइम यहां पर होता है टाइम पीरियड, पता है ना, टाइम पीरियड। तो इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं लैम्डा बाय टी, हाँ या ना बोल, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब थोड़ी धुंधली धुंधली यादों में जाओ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, किसका? हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। हाँ, क्या मैं इस फॉर्मूले को यहां पुट कर दूं और ये जो 1 बाय टाइम पीरियड है इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दूं? बिल्कुल कर दो। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। और फाइनल फॉर्मूला जो आपका स्पीड का होता है ना, वो ये होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और ये डेरिवेशन भी बार बार पूछी जाती है कि आपके स्पीड ऑफ लाइट का क्या फॉर्मूला होता है, उसको डिराइव करो। तो डिराइव कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है स्पीड जो होती है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ, टाइम क्या है? टाइम पीरियड। और 1 बाय टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 1 बाय टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। बस आ गया आंसर।
चलिए, तो ये होती है आपकी क्या, स्पीड, है ना, ये होती है आपकी स्पीड। अब सवाल ये आता है कि स्पीड किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहली चीज देखना, स्पीड डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम, कि मीडियम कैसा है। अगर हम मीडियम की डेंसिटी को हाई कर देंगे ना, तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। हाई डेंसिटी यानी सॉलिड जो होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है, गैस की उनसे भी कम होती है। यानी जिसकी डेंसिटी हाई उसमें स्पीड ज्यादा होगी। इस वजह से जब सॉलिड में मारते हो ना तो आवाज आपको सुनाई देती है, बट जब लिक्विड में मारोगे अपने हाथ को तो आवाज नहीं आएगी, और गैस में से तो बिल्कुल ही आवाज नहीं आती, है ना। तो इस वजह से बोलते हैं क्या, आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज करती है एज वी इंक्रीज द डेंसिटी। यानी सॉलिड में सबसे ज्यादा, है ना, सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम लिक्विड में, और उससे कम गैस में। क्या है बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक और चीज पे डिपेंड कर जाती है यार, वो क्या है? वो है आपके टेम्परेचर। अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना मैं, तो स्पीड ऑफ ये भी बढ़ने लगेगी, स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, साउंड की स्पीड भी बढ़ने लगेगी। तो दो फैक्टर हैं, एक तो मीडियम और एक क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होता है, आपके साउंड की रफ्तार बढ़ने लगती है। चलिए, क्या ये बात यहां तक क्लियर हो गई? जल्दी बताओ, 1 मिनट पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलिए, अब यहां तक एकदम डन हो गया। स्पीड ऑफ साउंड कैसे इंक्रीज करती है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉर एग्जांपल भी अपन देख लेते हैं। यहां पर आप देखो, जब आपकी स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर, तो आप देखो जब 0 डिग्री टेम्परेचर है ना, तब तो 331 मीटर पर सेकेंड। पर जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने गर्मी प्रदान करी, उसको हीट प्रोड्यूस करी, तो क्या हुआ, उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, 344 मीटर पर सेकेंड हो गई। इस वजह से आपने देखा होगा सर्दियों में क्या होता है, ठंड में ना तो बहुत ठंड हो जाती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है कुछ जगहों में, तो ना चीजें कम सुनाई देती हैं। देखा है, अगर कोई आपको दूर से आवाज लगाएगा तो आपको सुनेगा नहीं। बट गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो आपको चीजें बड़ी आसान, कोई दूर में भी बैठ के बात करता है ना गर्मियों में, तो तुम्हें सुनाई दे जाता है, क्योंकि साउंड क्या है, बड़ी रफ्तार से ट्रेवल करता है, स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलिए, इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एक बार पेपर के अंदर, कि जब बिजली कड़कती है, थंडर, जब थंडर होता है, तो तुम्हें ना क्या है, लाइटनिंग तो पहले दिख जाती है और साउंड बाद में आता है। देखा है, किस किस ने नोट करा, अकाउंट में बताओ। बिजली गिरी, दिख गई, बट साउंड नहीं आया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि ध्यान से समझना, बिजली क्या है, वो एक लाइट है। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट की रफ्तार क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो रफ्तार है वो तो ये है, और साउंड बड़ा धीरे धीरे आ रहा है। साउंड बोल रहा है मैं तो बस 330 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आऊंगा, तो इसलिए लाइट तुम्हें जल्दी दिख जाती है, फिर साउंड तुम्हें बाद में सुनाई देता, थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड बाद सुनाई देता, अच्छा बिजली कड़की है ना। हाँ, तो इस वजह से होता है वो। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ा जाए। अब आ जाता है ये रिलेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रिलेशन बिटवीन लैम्डा, आपका क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये आपकी स्पीड। तो आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है, स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, यानी लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या है, फॉर्मूलाज याद रहेंगे, इन पे बार बार हर बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, और ये प्रूव करने को भी आ जाता है। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और आइडिया लगेगा। तो ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 1। ये क्या है, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज। किलो यानी 2000 हर्ट्ज, ठीक है। एंड वेवलेंथ कितनी है, 0.5। तो पहले तो लिख दिया करो गिवन क्या है। गिवन है मुझे अपनी वेवलेंथ, दूसरा मुझे गिवन है मेरी फ्रीक्वेंसी, जो कि है 2000 हर्ट्ज। क्या बात है यार, ये जो चैप्टर है ना, मुझे पता है तुमने पहली बार पढ़ा है, एक तो पहली बार इन द सेंस कि 8 तक कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं आता, मुझे मालूम है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बट ये चैप्टर ना पढ़ लो, क्योंकि 10th में ऐसा कोई चैप्टर नहीं आएगा। बट अगर तुम्हें 11th 12th में साइंस लेनी है ना, वहां पर ये बहुत बार पूछा जाता है, वेव फ्रीक्वेंसी, इसके रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपके आएंगे, तो उसे ध्यान से पढ़ लो। अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बस मल्टीप्लाई ही तो करना है। मल्टीप्लाई तो भैया मैं नींदों में भी कर देता हूं, है ना, इतना तो मैं स्मार्ट हूं। चलो कोई बात नहीं, कितना आ जाएगा, और मल्टीप्लाई गलत मत करना, मैं गलत कर दूं चलेगा, तुम मत करना भाई प्लीज, है ना, क्योंकि मैथ का टीचर नहीं हूं, बट तुम तो मैथ के टीचर, मतलब मैथ के स्टूडेंट हो ना। हाँ, ये आ रहा है सबका 10,000 मीटर पर सेकेंड, यही आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऐसे न्यूमेरिकल यहां पर हमारे पास आने वाले हैं। एक और न्यूमेरिकल देखा जाए, एक और न्यूमेरिकल ये कहता है, पर्सन हियर्स द साउंड ऑफ अ थंडर क्लैप। थंडर आया, ठीक है, 4 सेकेंड आफ्टर सीइंग द लाइटनिंग। लाइटनिंग देखने के 4 सेकंड बाद मुझे सुनाई दिया।
है ना। आवाज में 4 सेकंड बाद आई। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ थंडर क्लाउड। मुझे 4 सेकंड बाद क्या हुआ, 4 सेकंड बाद मुझे 4 सेकंड के अंदर सुनाई दी। यानी यहां पर मुझे क्या गिवन है, यहां पर मुझे टाइम गिवन है जो कि है मेरा कितना 4 सेकंड्स। मुझे स्पीड गिवन है जो कि है मेरी क्या, स्पीड कितनी है मेरी 340 मीटर पर सेकंड। मुझे डिस्टेंस बताना है तो मुझे फॉर्मूला पता है, स्पीड यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो बस इसको इधर ले जाऊं तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, आपका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था और कुछ भी नहीं था। इतनी मैथ तो भैया हम नींदों में कर देते हैं है ना। ऐसे एक्चुअली में नींदों में नहीं करनी, मैथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। और मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब तुम में से कोई बच्चा कहता है ना, भैया कैलकुलेशन में मुझसे कैलकुलेशन नहीं हो पाए, भैया प्लीज भैया कैलकुलेशन करा दो। क्या कर रहे थे बेटा 8वीं तक, 7वीं तक, 6ठी तक, 5वीं तक, नहीं सीखा मल्टीप्लिकेशन तुमने, मल्टीप्लाई करना है बस, आ जाओ, ठीक है। आ गया, कितना आ गया, ये आएगा 1360, यही आ रहा है 1360 मीटर, ठीक है ना। तुम बोलते हो कि भैया बात बात पे एक तो आप हमें रोस्ट कर देते हो। देखो यार बेटा, मैं तुम्हें रोस्ट नहीं करता, रोस्ट तो मैंने एक बार एक बच्चे को करा था। क्या था ना, लाइव क्लास चल रही थी, उसमें वो बार बार लिख रहा था कि रिया मुझे अपना नंबर दे दो, रिया मुझे अपना नंबर दे दो। तो मैंने एक लाइन बोली, सिंपल सी बात है कि बेटा तुम्हें पता है कि ना गांधी जी के 3 बंदर थे, एक जो अपने हाथ को ऐसे रखता था, एक जो अपने कान को ऐसे रखता था, और एक बंदर जो था ना वो बहुत एडवांस है। वो क्या करता है ना, वो लाइव क्लास में जाकर रिया का नंबर मांगा करता है ठीक है। तो मैं तो ऐसे रोस्ट करता हूं। आ जाओ, देखो अब ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड इन द फिगर गिवन द वेव फ्रीक्वेंसी। हमें एक फिगर दे रखी है, इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि है 100 हर्ट्ज। अब हमें क्या है, इसमें एम्पलीट्यूड बताना है, वेवलेंथ बताना है, और वेलोसिटी और नेचर ऑफ द वेव बताना है। मुझे वेव देख के बताओ कौन सी वेव है। यहां पर क्रस्ट है और ट्रफ है, तो वेव कौन सी होगी, बोलो 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 बोलो। पीटी सर, पीटी सर, यानी परपेंडिकुलर जब होता है, जब वेव ट्रांसवर्स होती है, तो ये है आपकी क्या, ट्रांसवर्स वेव। बहुत बढ़िया। अब यहां पर एम्पलीट्यूड क्या दिख रहा है, देखो डायग्राम में दिख रहा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है ये, है ना। अच्छा यहाँ सेंटीमीटर की जगह ना मीटर ले लो, कैलकुलेशन में आसानी होगी, ठीक है। मीटर ले लो, इसको हटा दो, मीटर ले लो। तो यानी ये है 5 मीटर, तो आपको दिख रहा है कि यही होगा मेरा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं और वो होगा मेरा 5 मीटर। जिसको नहीं पता सुन लो, एम्पलीट्यूड जो होता है मैंने आपको ऐसे बता दिया था, बट एम्पलीट्यूड को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बड़े वाले ए से, ठीक है। बड़े वाले ए से हम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्या बोल रहा है, आपको बतानी वेवलेंथ। वेवलेंथ भी आपको समझ आ रही है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो वेवलेंथ भी होगी अपनी कितनी, 2 मीटर। बहुत बढ़िया, इतना सिंपल है क्या भैया। हाँ, अगला देख, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकालने के अलग अलग फॉर्मूले मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। वेलोसिटी होता है मेरा क्या, बोल दो यार, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 100, वेवलेंथ आपको गिवन है 2 मीटर, तो 2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 200 मीटर पर सेकंड। ये आ गई वेलोसिटी। तो हमें एम्पलीट्यूड पता चल गया, वेवलेंथ पता चल गई, वेलोसिटी पता चल गई, और वेव का नेचर भी पता चल गया। तो इससे हमने इस आसान से सवाल को भी, जो कि बच्चों को डर लगता है, और ये सवाल ना पेपर के अंदर आ सकता है, बहुत चांसेस है ना, बहुत चांसेस है। आगे बढ़ते हैं, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि अभी तक हमने पढ़ी, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने अभी तक पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्रेशन। साउंड वेव जो है वो कैसे ट्रांसफर करती हैं। पहले तो देखो एक स्टोरी याद रखना, पीटी सर ने क्या करा, बोलो। पीटी सर ने मुझे बोला, अरे बेटा स्लीप लेटर। तो पीटी यानी परपेंडिकुलर जब होगा, जब मेरी वेव होगी ट्रांसवर्स, और स्लीप लेटर यानी क्या बोल रहा था मैं, जब स्ट्रेट जाएगी, है ना, स्ट्रेट जाएगी, तब क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर दो चीजें पढ़ी हमने, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन क्या कहता है, रीजन ऑफ साउंड वेव वेयर पार्टिकल आर क्राउडेड टुगेदर, जहां पर पार्टिकल पास पास में है। अगला क्या होता है, अगला होता है अपना रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, रीजन ऑफ साउंड वेव वेयर पार्टिकल आर स्प्रेड, दूर दूर है, यहां पर प्रेशर कम है, डेंसिटी कम है, कहां पर, रेयर फ्रैक्शन में। आगे बात करते हैं, हमने पढ़ा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या था बेटा, दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर रेयर फ्रैक्शन या फिर बोलो क्रस्ट या फिर ट्रफ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा कहलाता था वेवलेंथ। अगला आ जाता है मेरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी क्या था कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, कि एक सेकंड के अंदर कितनी बार वेव अपने ऑसिलेशन को कंप्लीट कर रही है, वो मेरी कहलाती थी उसकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में अगर 50 बार कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 50 हर्ट्ज। यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है,
एकदम अपोजिट होता है किसके, फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड बोलता है, टाइम पीरियड हमें क्या बताता है कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हमारी वेव जो है वो कवर कर रही है। अगला आ जाता है एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस और डिस्प्लेसमेंट इन अ मीडियम फ्रॉम अ मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन से कितनी ऊपर आपकी वेव जा रही है, कितना डिस्प्लेस कर रही है, वो अपना कहलाता है उसका क्या, एम्पलीट्यूड। ये क्या बताता था, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा उतनी आवाज में लाउडनेस। लाउडनेस को कौन बताता था, एम्पलीट्यूड। याद है ना, हाँ ये याद रखनी है, ये बार बार पूछा जाता है लाउडनेस पे सवाल की। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। और पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती थी, कमेंट में अब तुम बताओगे, अभी बताया था मैंने। अरे यार भूला मत करो, किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है पिच। पिच मैंने आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लाउडनेस बता दिया। अच्छा इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकंड। यानी एक सेकंड के अंदर, देखो मान लो तुम बैठे हुए हो बेंच पे, है ना, तुमने करा है, एक तुम्हारा दोस्त सो रहा है ना, और वो लोहे वाली बेंच होती थी हमारे टाइम पे, तुम्हारी शायद वुडन की होती हो, उसमें मैं ऐसे तबला बजाया करता था। तो जैसे तबला बजाते हैं तो तुम्हारा दोस्त कान लगा के बैठा, उसको अचानक साउंड आता है, वो बेचारा उठ जाता है। करा है तुमने ऐसा, यानी क्योंकि उसने कान लगा रखा था, है ना, और मैंने ऐसे बजाया तो उसको साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा सुनाई दी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। यानी इंटेंसिटी क्या होता है कि कितनी साउंड एनर्जी हम पास कर रहे हैं एक यूनिट एरिया से एक सेकंड के अंदर, एक यूनिट एरिया से एक सेकंड के अंदर, वो मेरा कहलाता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बहुत बढ़िया। अगला आ जाता है क्या, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड में आपको बता चुका हूं, ट्रफ्स में आपको बता चुका हूं, क्रेस्ट में आपको बता चुका हूं, है ना। मैकेनिकल वेव क्या होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। मैकेनिकल वेव याद रखना, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए यहां तक की सारी चीजें अपनी डन हो जाती हैं। अब आ जाता है अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है आपका सुपरसोनिक। सुपरसोनिक क्या, एक होता है आपका सुपरसोनिक स्पीड और एक होता है आपका सोनिक बूम। सुपरसोनिक स्पीड का क्या मतलब है, जब हमारी जो रफ्तार है ना, मान लो मेरी स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से अगर ज्यादा हो जाती है, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाती है, तब मैं बोलूंगा कि जो मेरी स्पीड है वो है मेरी सुपरसोनिक स्पीड। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, अगर मैं उससे भी तेज भाग रहा हूं तो मैं कहलाऊंगा क्या, सुपरसोनिक। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। एग्जांपल, गोली चलती है, जेट, आर्मी देखिए, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के जब जेट जाते हैं कितनी तेज स्पीड से जाते हैं, देखा है, हाँ, तो वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाते हैं, तो सुपरसोनिक स्पीड होती है। अब जब ये जेट जाते हैं ना तो इतना ज्यादा आवाज आती है ना, जो कि आपके, अगर वो जेट नीचे से जाए ना तो आपके घरों के कांच भी टूट सकते हैं, इतना ज्यादा साउंड एनर्जी होती है। तो वो जो साउंड एनर्जी होती है ना, जब ऐसे आपके जेट जा रहे होते हैं, उस एनर्जी को अपन बोलते हैं क्या, सोनिक बूम। यानी अ शार्प एंड लाउड साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन द सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जनरेट्स द शॉक वेव। जब मेरा सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जा रहा होता है तो जब वो अपने साउंड को प्रोड्यूस करता है ना, तो वो जो एनर्जी होती है वो मेरा कहलाता है सोनिक बूम। क्या कहलाता है बेटा, सोनिक बूम। ठीक है, तब मैं उसको बोल सकता हूं सोनिक बूम की इतनी एनर्जी हुई कि भाई कांच ही सारे के सारे टूट गए, तो वो मेरा कहलाता है सोनिक बूम। चलिए अब बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की तरफ। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, बेंडिंग ऑफ साउंड वेव। साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव की में, ये पता है। अब ना साउंड जो है ना वो रिफ्लेक्ट भी करता है। कैसे रिफ्लेक्ट करता है वो समझाऊंगा, बट दो लॉज समझो बेटा, रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पर एक स्पीकर लगाया, यहां पर मैंने एक ट्यूब लगाई, यहां पर मैंने एक वुडन बार लगाया, और यहां पर मैंने एक दूसरी ट्यूब लगाई। अब जब मैंने यहां से बोला ना तो साउंड गया, रिफ्लेक्ट करा, और यहां पर मैं साउंड को सुन सकता हूं। यानी साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, बट दो लॉज को फॉलो करता है। पहला लॉ क्या है, देखो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये होगी, यहां से जाएगी आपकी इंसिडेंट इंसिडेंट वेव। ये जो वेव जा रही है ये होगी मेरी क्या, इंसिडेंट वेव। ये जो मेरी जाएगी ये होगी रिफ्लेक्टेड वेव। ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रही है। और ये जो बीच में तुम देख पा रहे हो ना, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल। ठीक है, अब पहला लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। यानी एक ही प्लेन के अंदर होगा। यानी मैंने इधर एक ट्यूब लगाई, एक ट्यूब इधर लगाई, और बीच में नॉर्मल, ये तीनों को एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये इंसिडेंट रे है ना, ये एक प्लेन में, उसके अलावा एक दूसरे प्लेन में अपनी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, उन तीनों को ही एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो पहला क्या है, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन, ये एक प्लेन में होता है। दूसरा क्या है, इंसिडेंट जो एंगल है ना वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। यानी देखो ये आपकी क्या थी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट साउंड वेव, और ये क्या थी आपकी नॉर्मल। इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है ना उसको हम बोलते हैं क्या,
एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है, इसके बराबर होगा। यानी इनके बीच में बनने वाला एंगल और इनके बीच में बनने वाला एंगल हमेशा बराबर होगा। ये दो सिंपल लॉज हैं और ये आप याद भी कर सकते हो वरना समझ भी सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस दोनों एंगल बराबर होते हैं। दो लॉज, एक तो क्या है, एक प्लेन में लाया करते हैं, दूसरा क्या है कि ये दोनों एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2-3 नंबर का सवाल बहुत इजीली पूछा जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं। पहली टर्म का मतलब है एको, है ना, एको, और एक होता है आपका रिवर्ब। एको और रिवर्ब। अब क्या आपको इसके बीच में डिफरेंस पता है? कौन कौन पहाड़ियों पे गया और उसने पहाड़ियों पे बोला है? वो नहीं होते आशिक लोग जाते हैं आई लव यू ऐसे चिल्लाते हैं वो, है ना, देखा है ना तुमने? वो जाते हैं पहाड़ियों पे और वो नाम लेते हैं जोर जोर से और फिर उन्हें नाम वापस से सुनाई देता है और वो खुश हो जाते हैं। लगता है ओ हो जादू हो गया। अरे भाई जादू नहीं है, वो होता है एको, है ना, एको। तो एको क्या होता है? एको होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। 1 मिनट पानी पी लेता हूं फिर समझाता हूं। देखो, एको का मतलब ये होता है जब मैं पहाड़ी पे गया और मैंने चिल्लाया तो दूर दूर तक कुछ नहीं था, मेरी वॉइस जाएगी, एक पहाड़ से टकराएगी और वापस मेरे पास तक आएगी, है ना, तो मुझे अपनी वॉइस वापस से सुनाई देगी। यानी एको क्या होता है? द फिनोमिना वेयर साउंड प्रोड्यूस्ड इज हर्ड अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया रिफ्लेक्शन का। तो जब मैं बोल रहा हूं पहाड़ पे जाके, है ना, और ये सिर्फ पहाड़ पे क्यों होता है? क्योंकि एको होने के लिए ना एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन क्या है कि जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब मिनिमम जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ना, वो पता है कितना रिक्वायर्ड है? यहां पर लिखा भी हुआ है, मैं यहां पर भी लिख देता हूं 17.2 मीटर। यानी अगर मैं बोल रहा हूं, अच्छा तुम अपने घर में बोलो, तुम्हें घर में तो कभी एको सुनाई नहीं देती। तुम घर में हो, कभी तुम बोल रहे हो, क्या तुम्हें कभी एको सुनाई दी कि तुम्हारी आवाज तुम्हें वापस आ रही है? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होता, है ना, हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एको होने के लिए ना दूर दूर तक कुछ नहीं होना चाहिए, 17.2 मीटर तक कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो खाली है पहाड़ की चोटी, तो कुछ नहीं है, तो हम बोलते हैं तो बहुत दूर एक दूसरा पहाड़ होता है और वो हमारी आवाज को क्या है, वापस से हमारे तक पहुंचाता है। तो एको तुम्हारे घर में नहीं हो सकता, एको पहाड़ पे हो सकता है जहां पर कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो इसकी एक कंडीशन होती है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट से, जहां से रिफ्लेक्शन होगा, वो 17.2 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम है तो एको नहीं होगा भैया। अच्छा भैया, फिर वो क्या होता है? हम भैया बाथरूम, तुमने कह रहे हम बाथरूम में जाते हैं, तुम बात करते हैं, है ना, तो बाथरूम में ना आवाज बड़ी गूंजती है ना, हम बोलते हैं ना आवाज गूंज रही है हमारी, है ना, हमें आवाज सुनाई दे रही है और लोगों को लगता है वो एको है, बट वो एको नहीं होता, वो होता है रिवर्बरेशन, या फिर हम उसे रिवर्ब बोलते हैं, है ना, रिवर्ब। रिवर्ब होता है साउंड का गूंजना बार बार, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो, एको के अंदर दो कंडीशन है। क्या? पहला तो है सिर्फ सिंगल सिंगल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जैसे तुम सिंगल वैसे ये भी सिंगल रिफ्लेक्शन करता है। अगला क्या है? अगली इसमें कंडीशन है 17.2 मीटर, ना, ये दो कंडीशन है अपनी एको के अंदर। बट रिवर्बरेशन क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जो तुम्हारे घर में होता है। जब तुम एक खाली कमरे के अंदर कुछ बोलते हो ना, तो वॉइस जाती है, टकराती है, टकराती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं और वो साउंड तुम्हें वापस से सुनाई देती है, साउंड गूंजती है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। तो याद रखना, रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड caused by repeated reflection from the wall, ceiling and other surfaces। अलग अलग सर्फेसेस से जब साउंड वापस से रिफ्लेक्ट करती है। तो इसकी दो कंडीशन है। क्या? एक तो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और ये तुम्हारे घर में भी हो सकता है, होता ही है घर में। खाली कमरे में जाओगे, चिल्लाओगे तो आवाज ऐसे गूंजेगी, तो वो अपना क्या होता है? रिवर्बरेशन। आ गया समझ में? एको और रिवर्बरेशन दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, सेम मत समझना। एको पहाड़ों पे होता है, रिवर्बरेशन तुम्हारे घर में होता है। अब देखो बेटा, अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखा है अगर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आवाज गूंजती है, तो इससे प्रिवेंशन कैसे करें, हम इससे बचाव कैसे करें, रिवर्ब को रोके कैसे? तो ऑडिटोरियम ने एक बहुत अच्छी ट्रिक को यूज करते हैं, देखना बेटा। वो क्या ट्रिक को यूज करते हैं? क्योंकि उन्हें तो जब ऑडिटोरियम में कोई आर्टिस्ट आ रहा है, वो गाना गा रहा है, तो गाना सबको सुनाई देना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो वॉल्स एंड रूफ को ना कवर कर देते हैं। यानी जो उनकी दीवारें होती हैं, जो उनका रूफ है, जो टॉप है, और जो दीवारें हैं, उनके ऊपर ना वो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस लगा देते हैं। अब देखो, साउंड जो है ना, वो हार्ड सब्सटेंस से क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। मान लो यहां पर एक हार्ड सब्सटेंस है, साउंड जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। बट अगर यहां पर मैं कुछ गद्देदार लगा दूं, गद्देदार यानी कुछ सॉफ्ट सब्सटेंस लगा दूं, यहां पर मैं कुछ सॉफ्ट सब्सटेंस लगा दूं, तो साउंड जाएगा और अब्सॉर्ब हो जाएगा, यानी साउंड उसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा साउंड।
वो साउंड को खींच लेगा अपने अंदर, तो साउंड क्या होगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, है ना। या तो तुम कोई एकदम ऐसा सब्सटेंस लगा लो जो कि क्या है, एकदम सॉफ्ट है, या फिर तुम कोई रफ सब्सटेंस को भी लगा सकते हो, है ना। दीवार के ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारे ऑडिटोरियम क्या करते हैं, तुमने देखा होगा, एक फॉर्म टाइप का कुछ लगा कर रखते हैं। तुमने देखा है जब तुम सिनेमा में जाते हो, हॉल में जाते हो, तो नीचे पूरे के पूरे कारपेट बिछे होते हैं। क्यों कारपेट इसलिए बिछे होते हैं, ताकि जब साउंड आएगा तो क्या होगा, साउंड कारपेट में अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमें आराम से सुनाई देगा। तो वूल अपने वॉल्स एंड रूफ्स को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। अगला क्या है, सीट्स। जो सीट्स होती है ना, वो भी अपनी ऐसी बनाई जाती हैं जाकि वो अपने साउंड को अब्सॉर्ब करे, यानी वो साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल की सीट्स बनाई जाती हैं आपके ऑडिटोरियम और हॉल्स के अंदर, है ना। बड़ी मस्त चीज। इससे क्या होता है, साउंड क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है। ये सवाल पूछा गया था एक बार कि हाउ वी कैन रिड्यूस द रिवर्बरेशन, तो इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट लिखकर आ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्या है अपना, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब देखो यार, साउंड ना बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें, इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या कोई यूज भी है या फिर नुकसान ही नुकसान है। मैंने कहा बेटा यूज भी है। क्या यूज है, आओ देखते हैं। बड़े सिंपल सिंपल यूजेस हैं। सबसे पहला यूज क्या है, सबसे पहला यूज है मेगाफोन्स, हॉर्न्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ना, पुलिस आ गई है, पुलिस एक बाहर बोल लेके खड़ी होती है, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, कृपया करके बाहर आ जाएं, देखा है। तो उसकी शेप कैसी होती है, देखो उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ऐसे करके और ऐसे बाहर की तरफ होता है। तो इससे पता क्या होता है, साउंड आता है, साउंड आता है, साउंड आता है, साउंड आता है, और जब ऐसे टकराता है ना तो साउंड एकदम सीधा जाता है, साउंड एकदम सीधा जाता है ना। अगर उनके पास कोई सीधा पाइप होता, अगर वो स्ट्रेट पाइप होता, तो उससे पता क्या होता, साउंड ऐसे फैल जाता, साउंड ऐसे फैल जाता। बट उन्हें साउंड को फैलाना नहीं है, उन्हें साउंड को सिर्फ एक इंसान को सुनाना है जो कि सामने है। तो इसलिए वो इस प्रकार का एक वो माइक्रोफोन टाइप का यूज करते हैं, जिसकी शेप कुछ इस प्रकार से होती है। तो उससे क्या होता है, साउंड एकदम स्ट्रेट जाता है, सीधा जाता है, जिससे कि साउंड आपको लाउड लगता है। तो वो भी किसकी मदद से हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की मदद से। तो पहला उसका एप्लीकेशन क्या है, मेगाफोन, हॉर्न या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला क्या है उसका, अगला है आपका स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो आपके डॉक्टर्स यूज करते हैं ना, उसके अंदर भी ना आपके दिल पे लगाते हैं, है ना। दिल धड़क रहा है इसका, हाँ दिल धड़क रहा है इसका, कैसे सुनाई दिया, साउंड आया, साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्ट करता 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 उनके कान तक पहुंच जाता है। तो जो स्टेथोस्कोप होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। तो 2 तो आ गया आपको समझे, मेगाफोन्स और स्टेथोस्कोप। अगला क्या है, अगला है आपका अकाउस्टिक डिजाइन ऑफ हॉल्स। यानी हॉल्स में क्या करते हैं, एक डिजाइन करते हैं। देखना बेटा, हॉल्स को ना ऐसे कर्व डिजाइन किया जाता है। कभी आप देखना तो हॉल ना सीधे नहीं होते, ऊपर से हमेशा कर्व होते हैं। ऐसा क्यों, पता है क्यों, क्योंकि जब साउंड आएगा तो साउंड क्या करेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगा। साउंड आएगा ना, क्योंकि हॉल आपका कर्व्ड है, तो ऐसे नीचे आएंगे सीधा, एकदम नीचे, तो सबको सबको सही तरीके से सुनाई देगा। अगर आपका हॉल कर्व्ड नहीं होगा तो पता क्या होगा, यहां पर देखो, अगर आपका जो हॉल है वो कर्व्ड नहीं है तो क्या होगा, ऐसे मान लो सीधा है, तो आपकी वो जाएंगी, साउंड जाएगा, और एक जगह पर ज्यादा आवाज आएगी, एक जगह पर कम आवाज आएगी। इससे क्या होगा, कुछ लोगों को तो बहुत तेज आवाज आ रही होगी और कुछ लोगों को कम आवाज आ रही होगी। इसलिए वो क्या करते हैं, इस प्रकार से अपनी सीलिंग्स को ऐसे कर्व कर देते हैं ताकि सबको इक्वल अमाउंट की साउंड आ पाए। तो ये है आपका सेकंड क्या, अकाउस्टिक डिजाइन ऑफ हॉल। यानी हॉल को कैसे डिजाइन किया जाता है, द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड सिनेमा हॉल आर ऑफन कर्व्ड। क्यों कर्व किया जाता है, ताकि साउंड सब तक पहुंच पाए। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, कुछ सवाल देखते हैं। पहला क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, बता दिया, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड वेव, जब साउंड जाता है, टकराता है, वापस आता है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिवर्बरेशन। एको क्या होता है, जब सिंगल रिफ्लेक्शन हो रहा है एको, और जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं तब हम क्या कहलाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं हमारा रिवर्बरेशन। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गया। अगला, मेंशन सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्या क्या एप्लीकेशन है अभी बताया आपको, याद रखना, स्टेथोस्कोप होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और आपके कंसर्ट हॉल्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब पढ़ते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। देखो कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो कि हम सुन सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम बिल्कुल नहीं सुन सकते। तो जो साउंड हम सुन सकते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड, जो हम सुन सकते हैं, है ना। वो जो रेंज है ना, उस रेंज वो कितनी होती है रेंज, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं। बेसिकली ह्यूमंस जो होते हैं, हमारे जो कान है, वो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज यानी एक सेकंड में 20 बार, एक सेकंड में 20 बार मूवमेंट हो रहा है। 20 हर्ट्ज टू कितना, ध्यान रखना, 20,000 हर्ट्ज, यानी 20,000, 20 के यानी होता है 1000 हर्ट्ज। हमारी जो कान की फ्रीक्वेंसी है ना, वो कितना साउंड सुन सकता है, वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हम इसके बीच की सारी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। बट अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई, ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी
जो वाइब्रेशन है वो इससे भी तेज है तो हम नहीं सुन पाएंगे, अगर 20 से कम है तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो याद रखना ऑडिबल रेंज क्या होती है ह्यूमन की, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इनके बीच की हम सुन सकते हैं, इससे पहले इससे बाद में हम नहीं सुन सकते। अब जो इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से भी कम है उसको हम बोलते हैं क्या, इंफ्रासाउंड। क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड। और जो उससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। तो भैया इंफ्रासाउंड कौन सुन सकता है और इंफ्रासाउंड होता क्या है? जब अर्थक्वेक आने वाला होता है ना तो उस टाइम पे ना कुछ साउंड आते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से भी कम होते हैं, वो इंफ्रासाउंड होते हैं और उसको ह्यूमंस नहीं सुन सकते। तुमने देखा होगा कुछ पेट एनिमल्स जो होते हैं, डॉग, कैट, उनको पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आया। क्यों? क्योंकि वो लोग इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं जबकि ह्यूमंस नहीं सुन सकते। ठीक है, तो याद रखना फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड। याद रखना ये ह्यूमंस नहीं सुन सकते। इसका एग्जांपल क्या है, जब अर्थक्वेक होता है उस टाइम पे इंफ्रासाउंड आपका प्रोड्यूस होता है। अगला देखते हैं, अगला है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या है, ये भी ह्यूमंस नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है। ये जो है ना, ये फॉर एग्जांपल बैट जो होता है, चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ जो है वो इसी साउंड को प्रोड्यूस करता है, वो अल्ट्रासाउंड निकालता है। क्योंकि बोल जाता है ना चमगादड़ जो है उनकी आंखें नहीं होती, वो कैसे देखते हैं, तो चमगादड़ क्या करता है, अपने मुंह से साउंड निकालता है और उस साउंड की मदद से क्या करता है, अपनी डायरेक्शन देखता है कि कहां पे मुझे जाना है, किधर कोई सामने कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ गया, वो अल्ट्रासाउंड की मदद से करता है। उसके अलावा इसका एक और एग्जांपल है जो कि मतलब बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड निकालते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे कि आपकी डॉल्फिन्स होती हैं, वेल्स होती हैं, वो सब आपके क्या है, इसी के एग्जांपल हैं, है ना। यहां पर आपका लिखा भी हुआ है, बैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल। अब क्वेश्चन बार बार तुम्हारे, और सुन लो ये इंपॉर्टेंट है, फिर बोलेगा ये पेपर लीक कर दिया, सुन ले ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, 3 नंबर के अंदर पूछा जाता है कि राइट दी 3 एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हम सुन नहीं सकते बट एप्लीकेशन तो होते हैं उसके। क्या है एप्लीकेशन? सबसे पहला एप्लीकेशन है क्लीनिंग, यानी बता दो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, उनके ना पार्ट्स के जब डस्ट वगैरह लग जाती है ना, तो उस पार्टिकल को हम क्लीन कैसे करें? हम ऐसा तो नहीं छोटे से पार्टिकल को निकालेंगे और हम उसको साफ करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड चला देते हैं। अल्ट्रासाउंड हम कुछ मशीन आती है अल्ट्रासाउंड की, वो चला देते हैं। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उन डस्ट पार्टिकल को वाइब्रेट करके नीचे गिरा देता है। तो सबसे पहला तो क्या है, क्लीनिंग। जो पार्टिकल हम क्लीन नहीं कर सकते वो हम अल्ट्रासाउंड की मदद से क्लीन करते हैं। अगला है फ्लॉ डिटेक्शन। पता क्या करते हैं, आपके जो ब्रिजेस बनते हैं ना बड़े बड़े, उनमें ना चेक करने के लिए कि कोई क्रैक तो नहीं अंदर, कोई कहीं से टूटा तो नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड का सहारा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिखाता हूं, मान लो ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है, अब इधर से हम अल्ट्रासाउंड भेजेंगे, अगर कहीं पर भी क्रैक हुआ तो वहां से क्या होगा, ये जो वेव्स है ना ये वापस से रिटर्न आ जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। बट अगर यहां पर कोई भी क्रैक नहीं है तो वेव्स पूरी ट्रांसफर हो जाएंगी। इससे हम पता लगाते हैं कि ब्रिज के अंदर कोई क्रैक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मदद से। तो अल्ट्रासाउंड का अगला है फ्लॉ डिटेक्शन, यानी डिटेक्ट द क्रैक्स एंड डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक्स। मेटल हो गया, कंक्रीट हो गया, उनके अंदर मतलब इतने पावरफुल होते हैं ना अल्ट्रासाउंड कि हमारी बॉडी से भी निकल सकते हैं भाई, इतने पावरफुल है, बताओ इतनी ताकत होती है, बॉडी से भी निकल जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगला अगला आ जाता है ईसीजी, यानी ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, एकोकार्डियोग्राफी। जो हम बोलते हैं ना ईसीजी, यानी आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं हमारे दिल की ईसीजी करानी पड़ेगी, उसका क्या मतलब होता है, ईसीजी का मतलब होता है बेसिकली हम हार्ट के ना पार्ट्स को देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके हार्ट के अंदर, तो अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से हमारी हार्ट की वर्किंग चेक करते हैं। अगला क्या है, अगला है अल्ट्रासोनोग्राफी। ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत कॉमन है। अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट डैमेज तो नहीं है, लिवर डैमेज तो नहीं है, या फिर कोई स्टोन तो नहीं है लिवर के अंदर, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। मतलब इससे क्या होता है, कुछ टेक्नोलॉजीज की मदद से इमेज बना दी जाती है अंदर की कि अंदर आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी मदद से, अल्ट्रासाउंड की मदद से। अगला क्या है, किडनी स्टोन्स। कभी कभार किडनी स्टोन हो जाते हैं ना, तो किडनी स्टोन को डिस्ट्रॉय भी कर देगा अल्ट्रासाउंड। मतलब इतना पावरफुल है अल्ट्रासाउंड कि वो चलाएंगे, एक मशीन के अंदर आपको बैठाएंगे, अल्ट्रासाउंड चलेगा और किडनी स्टोन जो है, अल्ट्रासाउंड जाएगा, पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा और किडनी स्टोन बह जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये कुछ क्या थे, ये आपके कुछ एप्लीकेशंस थे। याद रखना अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना 3 एप्लीकेशन। डिफरेंस बिटवीन इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमें पता है कि ये तो 20 हर्ट्ज से कम, ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है ना। तो ये हो गया आपके, ये कुछ
बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर पार्टिकल बहुत स्लो मूव करते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मूव करते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, चलिए एक दो सवाल देखते हैं। Why do we hear sound produced by humming bees? अच्छा, but not sound by vibration of pendulum. हमें हमिंग बीज का साउंड तो सुनता है, बट पेंडुलम जब मूव करता है ना तो साउंड नहीं सुनता। क्यों? बिकॉज जब पेंडुलम मूव करता है ना तो क्या होता है, वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो बहुत कम होती है। यानी जो पेंडुलम होता है वो क्या करता है, आपका बहुत लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को प्रोड्यूस करता है, जबकि जो हमिंग बीज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है जो कि ह्यूमन ईयर में ऑडिबल होती है, यानी हम सुन सकते हैं, वो हमारे ऑडिबल रेंज के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। गिव द रीजन फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली बट थंडर हर्ड आफ्टर फ्यू सेकंड। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, बिजली कड़कने की आवाज बाद में क्यों आती है? ऑब्वियस सी बात है यार, स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। एन एको इज हर्ड फास्टर ऑन दी हॉट डेज। गर्म दिनों के अंदर एको बड़ी जोर से आता है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज हायर इन हाई टेम्परेचर। बताया था ना कि स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा ऑब्वियस सी बात है स्पीड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। कुछ और सवाल देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेज ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट? एक मिनट में कितनी बार वाइब्रेट करता है? अच्छा, 100 हर्ट्ज का मतलब क्या है भैया? 100 हर्ट्ज का मतलब है कि ये 100 बार वाइब्रेट कर रहा है एक सेकंड के अंदर। एक मिनट के अंदर कितना करेगा? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं ना। तो कुछ नहीं करना तुझे, बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 6000, मतलब 6000 बार वाइब्रेट करेगा एक मिनट के अंदर। ठीक है, ऐसे बड़े सिंपल सिंपल लल्लू उल्लू सवाल आते हैं और तुम डरते रहते हो भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके इस आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका सोनार सिस्टम। यहां तक आ गए हो, मोटिवेशन हाई रखो। ठीक है, और मैं एक चीज फिर बोल रहा हूं बेटा, ये जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, जो तुम लग लग के काम कर रहे हो ना, ये काम आएगा, एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे यार वेल डन, वेल डन, है ना। ये रातों की जो तुम नींदें खराब करके पढ़ाई कर रहे हो ना, एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे यार शाबाश। खुद से शीशे में खड़े होके बोलना शाबाश, क्या करा है यार तूने, मजा आ गया। ठीक है, ये जंग किसी और से नहीं है, ये जंग है खुद को खुद से हराने की और इस दुनिया पे जीत पाने की। इस बात को याद रखना, खुद को हराना है बस, वो जो लेजीनेस है उन सारी प्रॉब्लम्स को तुम्हें हटाना है बस। चलिए अब बात करते हैं सोनार सिस्टम की। सोनार सिस्टम क्या होता है? सोनार सिस्टम इज बेसिकली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है SONAR, यानी साउंड क्या, नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये ना आपकी जो सबमरीन्स होती हैं, आपकी जो बोट्स होती हैं, उसके अंदर यूज की जाती है। इसका काम क्या है? इससे ना हम डिटेक्ट करते हैं कि जैसे मेरी बोट जा रही है तो पानी की गहराई क्या है, या तो मैं डिटेक्ट करूंगा सामने कोई एनिमी तो नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई सबमरीन तो नहीं है। ये सारी चीजें मैं डिटेक्ट करता हूं किसकी मदद से? सोनार की मदद से। इसकी वर्किंग क्या है? बड़ी सिंपल वर्किंग है। दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है डिटेक्टर। क्या होता है? एक होता है ट्रांसमीटर जो कि ट्रांसमिट करेगा, डिटेक्टर जो सिग्नल्स को रिसीव करेगा। समझते हैं इस डायग्राम के साथ। देखो ये मेरी बोट थी, ठीक है। इस बोट का क्या नाम दूं? मारुति 800 बोट। ठीक है, मारुति 800 अपना प्यार है बेटा, तो मारुति 800 बोट है मेरी। ठीक है बेटा, देख लो लग्जरी बोट, एकदम लग्जरी बेटा, है ना। खरीद लिए अपन ने, खरीद लिया इसको। देखो यहाँ ट्रांसमीटर है, यहाँ डिटेक्टर है। अब ट्रांसमीटर क्या करता है? सिग्नल को भेजता है, नीचे जाएंगे साउंड के सिग्नल, रिफ्लेक्ट होंगे ना, नीचे रिफ्लेक्ट होंगे, यहां से रिफ्लेक्ट होंगे और वापस आएंगे। डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर लेगा कि साउंड वापस आ गया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कितने सेकंड में साउंड मेरा वापस आया। मान लो मुझे पता चला कि 10 सेकंड में, कितने में बेटा? 10 सेकंड में मेरा जो साउंड है ना वो वापस आ गया 10 सेकंड में। ठीक है, और मुझे ये भी पता है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितना होता है। मान लेता हूं मैं वो होता है 300, है ना, मुझे पता है वो 300 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और मुझे ये भी पता चल गया कि उसने 10 सेकंड लिए। तो क्या मैं अब अपनी डेप्थ को कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? देखो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, पहले नीचे गया फिर ऊपर आया। अगर मैं नीचे के डिस्टेंस को s मान लेता हूं तो s प्लस s तो मैं ले लेता हूं 2s। हाँ है ना, बोलो। एक बार नीचे गया एक बार ऊपर आया। ठीक, डिस्टेंस, ओवरऑल डिस्टेंस कितना है? 2s। ठीक है भैया, स्पीड मुझे पता है 300 है, टाइम मुझे कैलकुलेट कर लिया डिटेक्टर ने मेरे, जो कि है 10 सेकंड। तो क्या अब मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है? 10। ठीक है,
तो मैं बता सकता हूं कि जो मेरी डेप्थ है ना, पानी की जो गहराई है वो कितनी होगी, वो होगी 3000/2 यानी 1500 मीटर। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, आया आया आया, चमका 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 चमका, हाँ बहुत बढ़िया, समझा। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं सोनार के। तो सोनार का फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर सकते हो। बेसिकली जो फॉर्मूला है वो अपन को याद करने की जरूरत नहीं, अपन तो डिराइव कर लेते हैं भाई। कैसे डिराइव करा, ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता चल जाएगा कितने टाइम में मेरी वापस आई है, मुझे स्पीड भी पता है, साउंड की स्पीड क्या होती है पानी के अंदर, तो डिस्टेंस तो मैं निकाल ही लूंगा, एक बार नीचे जाएगा एक बार ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल जो डिस्टेंस होगा वो ट्वाइस होगा, यानी मैं लिखूंगा 2d = v/t, है ना। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ है ना, जल्दी बताओ क्या चीज एकदम डन है, समझ में आ गया। चलिए, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये एकदम डन है, तो इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। सोनार काम कहां आता है, सबसे पहली चीज तो है मेजर द डेप्थ, यानी ये बताता है कि आपकी गहराई कितनी है। पानी की गहराई कौन बताएगा बेटा, पानी की गहराई बताएगा आपका सोनार, और पढ़ाई की गहराई बताएंगे आपके प्रशांत भैया। बहुत बढ़िया। अगला है अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, यानी क्या ऐसा कोई नीचे जहाज तो नहीं है, कोई सबमरीन तो नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं है, वो सब भी डिटेक्ट कौन करेगा, वो भी आपका सोनार सिस्टम ही डिटेक्ट करता है। उसके अलावा सोनार सिस्टम जो है वो चमगादड़ भी, जो बैट्स होते हैं वो भी आपके क्या करते हैं, सोनार सिस्टम का यूज लेते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ये हाई पिच साउंड निकालते हैं, ये यहां से हाई पिच साउंड निकालते हैं। सामने मान लो एक खंबा है ना, एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो क्या करेगा, साउंड वापस से रिफ्लेक्ट आएगा, तो बैट को पता चल जाएगा कि अच्छा सामने कुछ है, टेढ़ा मुड़ जाता हूं, ऐसे। तो जो बैट होते हैं वो इसी की मदद से ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा एक टाइप की फिश होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉरप्रेसिस बोलते हैं, तो वो भी अपने को ऐसे ही नेविगेट करती है, यानी वो भी क्या करती है, साउंड निकालती है। सामने कुछ आ रहा होता है तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर उसके पास आ जाता है, तो उसे पता चल जाता है सामने कुछ है, और वो मूव कर जाते हैं। तो वो भी सोनार सिस्टम का ही यूज ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या आपको सोनार सिस्टम बेटा समझ आया, आया तो एक दो सवाल करते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी एकदम हाई क्लास हो जाएगी, फर्स्ट क्लास हो जाएगी। आ जाओ, पहला सवाल देखते हैं। अ पर्सन हियर्स अ एको आफ्टर 2 सेकंड। चलिए, टाइम हमें दे रखा है 2 सेकंड, बहुत बढ़िया बात है। तो इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। आय हाय हाय हाय, ये तो बहुत सिंपल बात है यार, कि पर्सन ने एको को हियर करा 2 सेकंड बाद, है ना, और एको का क्या मतलब है कि उसने बोला, गया और वापस आया, 2 सेकंड बाद उसे सुनाई दे गया। स्पीड हमें पता है, स्पीड कितनी है, 343। कैलकुलेट द डिस्टेंस। देखो, इन क्वेश्चंस में याद रखना कि कितना डिस्टेंस ओवरऑल ट्रेवल करा। मान लो मैंने यहां से बोला, तो मैंने बोला 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 बोला, पहला तो ये डिस्टेंस, और फिर वापस भी आता है साउंड, तो ओवरऑल जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2 टाइम्स दी ओरिजिनल डिस्टेंस। हाँ है ना, तो फॉर्मूला याद रखना, 2d = टाइम, टाइम है 2 सेकंड, इंटू स्पीड कितनी है, 343। ठीक है, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 को इधर ले जाओ, इन दोनों को काट भी सकता हूं डायरेक्टली, तो वो आ जाएगा आपका 343 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा आपका इसका डिस्टेंस। तो ऐसे मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के डिस्टेंस निकाल सकता हूं। थोड़ा सा और टफ लेवल का सवाल करें, आ जाओ। ये थोड़ा टफ सवाल है, ध्यान से देखना बेटा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, बहुत स्कूल के पेपर के अंदर मुझे बहुत बार रिपीटेटिव में सवाल देखा है। कोशिश करो एक बार ट्राई करने की, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी, है ना। देखो, इसके अंदर क्या गिवन है, ये बोला गया है कि एक ना, यहां पर एक शिप है, यहां पर एक क्लिफ है, क्लिफ मतलब एक पहाड़ी है, ठीक है। अब शिप में क्या हुआ, किसी ने किसी पे बंदूक चला दी, डिस्काऊ, एक बंदूक चलाई, तो जब बंदूक चली ना तो सबको आवाज आई, ठीक है, सबको आवाज आई, बट थोड़ी देर बाद उन्हें वापस से आवाज आई उसी बंदूक की, तो डर गए। बट ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उन्होंने बंदूक चलाई तो वो जो थी आवाज, वो गई 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 और वापस टकराकर वापस आई वापस आई वापस आई, है ना, एको हुआ। तो यानी ये जो फिनोमिना था ना, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या, एको। क्या बोलते हैं, एको। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द इफेक्ट, क्या इफेक्ट है, एको है, वन टाइम रिफ्लेक्शन हुआ। अगला, व्हाट हैपेंस टू द साउंड एट द क्लिफ, क्लिफ में साउंड के साथ क्या हुआ, तो यहां पे साउंड गया, टकराया, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया। अगला क्या है, हाउ फार डज दिस साउंड ट्रेवल इन 5 सेकेंड, यानी यहां पे जब उन्होंने गोली चलाई ना तो 5 सेकंड बाद उन्हें वापस से सुनाई दिया, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, लिखा हुआ है, जो कि आपका 800 मीटर, 800 मीटर हमें गिवन है, ठीक है, 800 मीटर। और मुझे ये भी गिवन है कि क्या, क्या बोलना भाई, ये हमें गिवन है कि 5 सेकंड लगे। हमसे सवाल ये पूछ रहा है, हाउ फार डज दिस साउंड ट्रेवल इन 5 सेकंड, कितना चला होगा साउंड, 800 मीटर नहीं, 800 वापस से 800, तो ओवरऑल होगा 1600 मीटर। तो ओवरऑल डिस्टेंस साउंड कितना चला, 1600 मीटर।
अगला देखो, कैलकुलेट द स्पीड। अब बस आपको स्पीड बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस तो है 1600, अब हमको पता है, तो स्पीड होगी 1600 बाय, इसको v बना दो, स्पीड है ना, तो 1600 टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना है, टाइम 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 कहां था, 5 सेकंड। अरे वाह यार भैया, तो अब तो बेसिक मैथ के काम है, इतनी मैथ तो भैया अब क्या बोलूं मैं, है ना, ये तो हम कर ही लेते हैं। कितना आ रहा है, 320 मीटर पर सेकंड, यही आ रहा है क्या, 320। हाँ, क्या बात है, आप जीत गए बेटा 1 करोड़ रुपए, जो कि मेरे पास नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये इस प्रकार के ऐसे डायग्राम बेस्ड भी लॉजिकल सवाल आ सकते हैं, बट ये मैंने तो बहुत टफ लेवल का करा दिया, इससे ऊपर नहीं पूछते स्कूल वाले, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आज के इस बेहतरीन सेशन को खत्म करते हुए टॉप 5 एमसीक्यू के लिए हो जाओ तैयार। टॉप 5 एमसीक्यू आपको कराने वाला हूं, ये कुछ वो एमसीक्यू हैं जो कि तुम्हारे पेपर के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, है ना। चलिए, और ध्यान से सुन लो। देखो, होता क्या है ना कि मतलब जब साल शुरुआत होता है ना, तो तुम्हें भी याद है कि जब साल शुरुआत होता, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में तो हम मोटिवेटेड होते हैं, यस सब कुछ कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, एकदम मोटिवेटेड रहेंगे। फिर उसके बाद आएगा मई जून जुलाई अगस्त, उन महीनों के अंदर थोड़ा एंजॉय कर लें, थोड़ा फ्री फायर खेल लें, एक ही तो जिंदगी है, जी लेता हूं, ठीक है। अगस्त तक खत्म हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसमें थोड़ा डर लगने लगता है, एग्जाम्स आ रहे हैं, तूने कितना पढ़ा भाई, भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा भाई, डर लग रहा है भाई, भाई कुछ नहीं हो पा रहा भाई, कैसे होगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिसंबर, वन शॉट लेक्चर देख लेता हूं, परेशानी है ना, पेपर दे दूंगा। तो देखो, साल खत्म हो जाता है, हर साल की ये कहानी होती है, बट इस साल जो अगला जो साल आने वाला है ना, उस साल में तुम डेडिकेशन के साथ पढ़ना, मैं बस तुमसे इतना मांग रहा हूं, ठीक है। तो अगर रियल भैया मुझे मानते हो ना, तो इतना मुझे प्रॉमिस कर देना, हाँ भैया आपके लिए लग के पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, वो हमारी गारंटी है। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन टॉप 5 एमसीक्यू में, व्हेन अ साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू एयर, द एयर पार्टिकल, एयर पार्टिकल के साथ क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। साउंड वेव में कैसे वाइब्रेट करते हैं, पीटी सर ने बोला क्या, स्लीप लेटर। हाँ, पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते थे, बोलो, अरे बोल दो यार, क्या था यार, लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली में क्या होते थे, सेम डायरेक्शन में, वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव, बी, बहुत बढ़िया। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, कहां पर मैक्सिमम होता है, मैंने बताया था जहां पर डेंसिटी ज्यादा, बहुत बढ़िया, सॉलिड। अगला सवाल आपका आ जाता है, द लाउडनेस ऑफ साउंड, किस पे आपकी लाउडनेस, मैं जोर से बोल रहा हूं, किस वजह से, एम्पलीट्यूड। हाँ, बहुत बढ़िया, स्मार्ट हो गए हो, याद है आंसर है, हाँ, क्या मुस्कुरा रहे हो, पढ़ ले। द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 0.01 सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है 1 बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हमें गिवन है 0.01, पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो लगाओ, तो ये आपका हो जाएगा 100, 100 है क्या आंसर में, बहुत बढ़िया, सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, बहुत बढ़िया, बी। यहां पर आपका ये चैप्टर हुआ समाप्त, है ना। तो दिस जर्नी हैज बीन इनक्रेडिबल विद यू ऑल। क्लास 9th आपको मैं सब कुछ डिटेल में करा चुका हूं, और ये जो पूरी जर्नी थी, जिसने शुरू से लेकर पहले चैप्टर, मैंने पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा, सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल से लेकर साउंड तक की जर्नी, अगर तुम्हें अच्छी लगी, प्यारी लगी, मजा आया, है ना। आप सबके मैसेजेस शायद मैं नहीं पढ़ पाऊं, बट इंस्टाग्राम पे जाकर एक स्टोरी जरूर लगाना कि प्रशांत भैया मजा आया यार, समझ में आया, वो फील आया, क्योंकि उस फील के लिए मैं काम कर रहा हूँ यार, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ दिन रात एक कर रहा हूँ उस फील के लिए, क्योंकि आई वांट कि हर एक बच्चे का साइंस का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, और वो बोले कि स्कूल का पता नहीं, ट्यूशन का पता नहीं, बट प्रशांत भैया है ना यार, वाई टू फियर व्हेन योर प्रशांत भैया इज हियर। आज की लाइन इस प्रकार है, ऑलवेज लिसन टू द साउंड ऑफ योर हार्ट, ठीक है, बट समटाइम्स, क्या, समटाइम्स आपको क्या करना है, ट्यून इनटू योर माइंड, यानी आपको कभी कभार अपने दिमाग की भी सुननी है ना, कभी कभार, क्योंकि दिल तो बोला है ना, दिल तो बोलेगा जा बेटा मैसेजेस का रिप्लाई कर दे, बट दिमाग को मालूम है कि अब पढ़ने का समय है, ये सब करने का समय नहीं है। ऑन दिस नोट लेट अस एंड टुडेस सेशन, थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है, मिलते हैं कभी और कहीं और, शुक्रिया।